आते ही आते। ऑन कर दिया बच्चे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, पहले मैं आपको बताया था। तो कॉन्सेप्ट तो मैंने सारा आपको कल सिखा दिया था। तो फिर मैंने बताया था कि अगर आप इस प्लेन का स्ट्रक्चरल डिवीजन करेंगे तो कितने तरह के प्लेन हैं? चार तरह के डिवीजन मैंने कराया था। नाम आपको याद होगा चारों को, भाबर, तराई, मांगर और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक एक को समझना शुरू करेंगे, ठीक। तो पहले भाबर लिखकर डैश दे दीजिए, भाबर लिखकर डैश दे दीजिए। याद रखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्लास जो है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाबर क्या है, ठीक है बच्चे, पहले तो आपके दिमाग में क्या है, ये क्या एक स्ट्रक्चरल डिवीजन है। ये क्या है? एक स्ट्रक्चरल डिवीजन है। तो ये स्ट्रक्चरल डिवीजन है, यानी हिमालय के बाद ही तो मैदान है। हिमालय के बाद क्या है? मैदान है। तो जब नदी, एक बात याद रखिएगा, किसी भी प्लेन को जो है कौन जन्म देती है? तो वो रिवर बनाती है। कौन जन्म देती है? रिवर। इस बात को याद रखिएगा, अगर किसी भी नदी को जन्म देने की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? रिवर। रिवर के अलावा कोई नहीं होता। तो आपने देखा कि ये जो नदी है ये नीचे तेजी से गिर रही है, इज इट क्लियर? लेकिन जब ये मैदान में आती है तो इसका स्पीड कम हो जाता है। सीधी बात है, क्योंकि मैदान में तो स्लोप होता नहीं, और अगर स्पीड कम हो जाएगा तो बच्चे क्या होगा, इसका जो काटने का पावर है वो भी क्या होगा? कम होगा, इरोजन कम होगा, सेडिमेंट को ढो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब तो स्पीड नहीं है। तो जब सेडिमेंट को नहीं ढोएगा तो जाहिर है कि सेडिमेंट को यहीं पर छोड़ देगा। तो इस एरिया को जानते हैं क्या बोलते हैं? पहाड़ के ठीक नीचे इस एरिया को, देखिए सबसे पहले कुछ ऑरेंज बाहर है, ठीक। तो इस बात को पहले समझिएगा, इस एरिया को क्या कहते हैं? देखिए इस एरिया को कहते हैं फुट हिल्स। क्या कहते हैं? फुट हिल्स। आया समझ लो? इसका मतलब है भाबर कहाँ मिलेगा? फुट हिल्स में। आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी भाबर स्ट्रक्चर होगा और कोई नहीं, भाबर स्ट्रक्चर होगा तो पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये कहाँ मिलेगा? फुट हिल्स में मिलेगा। इज इट क्लियर? लिखिए, भाबर के लिए लिखना शुरू कीजिए। इट इज फाउंड, इट इज फाउंड, इट इज फाउंड, it is found south and parallel in south. It is found south and parallel of. It is found south and parallel of. क्या आप में से कोई बच्चा बताएगा कि साउथ एंड पैरेलल ऑफ किसके? किसके साउथ और पैरेलल? हिमालय के, ठीक। हिमालय के नीचे मतलब नक्शे में देखेंगे तो साउथ, और साउथ बोलेंगे और पैरेलल, यानी ये हिमालय के साथ चलेगा। लेकिन बच्चे आप हिमालय तो कह देते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपको एग्जैक्ट हिमालय नहीं बोलना चाहिए? क्या बोलेंगे? क्योंकि हिमालय तो बहुत है। तो याद रखिएगा कि जब भी भाबर पूछेगा भाबर कहाँ है तो आप क्या बोलेंगे? साउथ एंड पैरेलल ऑफ शिवालिक माउंटेन। और दिमाग में तो हिमालय नहीं, लिखिएगा इट इज इट इज फाउंड साउथ एंड पैरेलल ऑफ शिवालिक हिमालय। इट इज फाउंड साउथ एंड पैरेलल ऑफ शिवालिक हिमालय। इसका मतलब हो गया ये शिवालिक हिमालय के कहाँ मिलेगा? साउथ में मिलेगा, और साउथ होने के साथ कहाँ मिलेगा? पैरेलल। तो इस चीज को भूलिएगा नहीं, इट इज फाउंड साउथ एंड पैरेलल ऑफ शिवालिक हिमालय। अब शिवालिक हिमालय के साउथ और पैरेलल आपको ये मिलना शुरू हुआ, लेकिन इसके कुछ नाम याद रखिए, यहीं पर गेम पलट देगा क्योंकि नाम ही हमें नहीं पता। पहले इसके नाम लिखिए, लिखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड foothills alluvial plain, foothills alluvial plain, अंडरलाइन कर दीजिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड foothills alluvial plain, foothills alluvial plain। इसका मतलब है कि भाबर को ही क्या कहा जाता है? foothills alluvial plain। पहले तो आपको ये पता चल गया foothills alluvial plain। एक और नाम है and alluvial fan, and alluvial fan, alluvial fan of Shivalik, alluvial fan of
फैन, पंखा, एलुवियल फैन ऑफ शिवालिक। देखिए बच्चे, मैं क्यों कहता हूं कि आप लोग गलती कर जाते हैं। जब मैं आपको जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा रहा था तो मैंने नदी का डिपॉजिट बताया था और डिपॉजिट में कहा था एलुवियल फैन। समझ में आया? देखिए इस बात को समझिए, थोड़ा लैग करते हैं आप लोग, रिवीजन नहीं करेंगे फिर कैसे समझेंगे? मेरे लिए पॉसिबल नहीं ना, मैं हर वर्ड को बोलता चलूंगा कि पढ़ाऊंगा कब, तो थोड़ा रिवीजन करना होगा। तो एलुवियल फैन ऑफ शिवालिक, इसका मतलब है कि जब भी कहेगा फुट हिल्स एलुवियल प्लेन, तो प्लेन में घबराइएगा नहीं, फुट हिल्स वर्ड है यानी वो भाबर है। फिर कहेगा एलुवियल फैन ऑफ शिवालिक, तो भी क्या बोलिएगा? भाबर है। एकदम क्लियर हो चुका? ठीक, पहले तो ये दिमाग में। अच्छा, फिर मैंने कहा कि ये हिमालय के साउथ एंड पैरेलल है, इसका मतलब ये हिमालय के साथ चलेगा, इसका मतलब ये जेएनके से लेकर कहां तक चलेगा? कहां तक? अरुणाचल प्रदेश। पर गलती मत कीजिए, अरुणाचल प्रदेश कंप्लीटली माउंटेन स्टेट है। आसाम बोलिए, क्योंकि अरुणाचल के ठीक नीचे क्या है? आसाम, और मैदान किसमें है? आसाम। इसका मतलब ये जेएनके से लेकर कहां तक हो गई? आसाम। लिखो, समझ में आ रहा है? अपने दो चीज से निकाल दीजिए, ये बुक पर थोड़ी मिल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं एक बार दे रहा हूं, मैं कौन से पढ़ा देता हूं। देखिए, it is from JNK to Assam, it is from JNK to Assam like a belt, like a belt, it is JNK Jammu and Kashmir, ऐसे नहीं लिखना ना, JNK to Assam, ठीक है, like a belt, like a belt, like a belt, यानी कि आपने देखा कि ये जम्मू से लेकर आसाम तक है, किसकी तरह? एक बेल्ट की तरह। आगे समझ गए? फिर लिखिए 8 to 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट, 8 to 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट, 8 to 16, 8 से 16, 8 to 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट, वाइड बेल्ट मतलब बेल्ट मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ये वाला बेल्ट नहीं, अच्छा मैंने तो पहना ही नहीं, मैं पहनता ही नहीं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो बेल्ट होता है, इज इट क्लियर? बेल्ट का मतलब एरिया भी होता है, बेल्ट का मतलब क्या होता है? एरिया, यानी 8 से 16 किलोमीटर एक चौड़ा पूरे पट्टी के रूप में चलता है, पट्टी मतलब बेल्ट के रूप में चलता है। यहाँ तक तो एकदम आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है, आगे लिखिएगा फिर। अच्छा एक बात जरा क्लियर कीजिए, अब यहाँ पर बड़े पत्थर छूटेंगे क्योंकि नदियां यहाँ पे डिपॉजिट करेंगी, तो लिखेंगे रिवर्स डेपोजिट हियर, रिवर्स डेपोजिट हियर बिग पेबल्स एंड स्टोन्स, बिग पेबल्स एंड बोल्डर्स, बिग बीआईजी बिग पेबल, आप कुछ नहीं समझे, पेबल, पेबल एंड बोल्डर, पेबल एंड बोल्डर, वो बाहर यहाँ पे वो गिट्टी से नहीं रखा हुआ है जो बिल्डिंग मटेरियल है, चिप्स से बड़ा है, आप उसी को पेपर कह सकते हैं, ठीक है ना, पेपर इस तरह से रहेगा, ठीक है। मैं खैर इसको देखा रखा है, तो ये इजी है, क्या लिखेंगे? पेपर और बोल्डर के रूप में, ठीक है, पेपर और बोल्डर, तो आप इसको हिंदी में कंकर पत्थर जैसे सेंस में ले सकते हैं, आगे समझ में, ठीक। अच्छा अब सोचिए, तो जब ये कंकड़ पत्थर जैसा पूरा बिछा रहेगा, इसका मतलब है इसमें छिद्र होंगे, पोर्स होंगे, पोरस होगा, लिखिए इट इज पोरस, इट इज पोरस, इट इज पोरस, ये क्या होगा बच्चे? पोरस होगा, क्लियर है? इट इज पोरस, एकदम सिंपल सी बात है, क्योंकि पानी अंदर जाएगा ही जाएगा। तो अच्छा अब आप ही सोचिए, इमेजिन कीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रास्ते में ऐसे देखिए बड़े बड़े क्या पत्थर होता है बिछे हुए, कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े पत्थर बिछे हुए, अब अचानक अगर नदी को बहना होगा तो नदी तो यहीं से बहेगी, तो जब नदी यहाँ से बहेगी तो कंकड़ पत्थर में तो गैप होते हैं, तो नदी का पानी कहाँ चला जाएगा? अंदर। तो क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कहाँ पर नदी खो जाती है, अंडरग्राउंड हो जाती है, क्या बोलिएगा? भाबर, समझ में आया? इसका मतलब है भाबर में नदी क्या होती है? खो जाती है, क्यों? क्योंकि कंकड़ पत्थर में पोरस होते हैं, पानी जब आता है तो पानी अंदर घुस जाता है। लिखेंगे rivers become disguised here, rivers become disguised here, rivers become disguised here,
rivers become disguised here, disguised here। तो यहाँ नदियाँ क्या हो जाती हैं बच्चे, डिस्गाइज हो जाती हैं, ठीक है। DISGUISE, DISGUISE, डिस्गाइज होना, लुप्त होना, गायब होना, ठीक है। तो नदियाँ यहाँ क्या हो जाती हैं, खो जाती हैं। तो आप दिमाग में रखिएगा, पूछेगा नदी कहाँ अंडरग्राउंड हो जाती है, तो भाबर। नदी कहाँ खो जाती है, तो क्या बोलेंगे, भाबर। यानी भाबर में नदी खो जाती है, भाबर में नदी क्या हो जाती है, अंडरग्राउंड हो जाती है। इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है भाबर के लिए। अच्छा, अब जरा क्या कीजिए, क्या भाबर में सरफेस वाटर होगा? नदी तो अंदर चली गई ना, इसका मतलब सरफेस वाटर की कमी हुई। लिखिए, देयर इज लैक ऑफ सरफेस वाटर, देयर इज लैक ऑफ सरफेस वाटर। सीधी सी बात है, भाबर में सरफेस वाटर का क्या हो जाएगा बच्चे, लैक होगा। LS लिखिए, लैक ऑफ सरफेस वाटर, लैक ऑफ सरफेस वाटर, देयर इज लैक ऑफ सरफेस वाटर। तो हमने देखा कि भाबर में क्या हो रहा है बच्चे, सरफेस वाटर का लैक हो रहा है, कमी हो रहा है। इज इट क्लियर? क्योंकि पानी कहाँ चला जा रहा है, जमीन के अंदर, और जब पानी जमीन के अंदर चला जाएगा तो जाहिर है कि ऊपर सरफेस वाटर का तो लैक होगा, कमी हो जाएगी, ठीक। उस पर से आप देखिए पूरा स्ट्रक्चर कंकड़ पत्थर का है, ठीक है। तो मुझे बताइए इसका स्ट्रक्चर थिक होगा या थिन होगा? ठीक होगा, क्योंकि मोटा पत्थर है। लिखिए, स्ट्रक्चर इज थिक, भूलिए नहीं, स्ट्रक्चर इज थिक। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, थिक होगा, स्ट्रक्चर इज थिक। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, स्ट्रक्चर मोटा होगा, ठीक है। बच्चे अगर मान लीजिए मैं अगर एक किसान, मानना है, खेती करूँ यहाँ, नहीं ना, इसका मतलब है भाबर खेती के लिए सही नहीं। लिखिए, इट इज नॉट फर्टाइल, इट इज नॉट फर्टाइल एंड नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। याद रखिएगा, इट इज नॉट फर्टाइल एंड नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, इट इज नॉट फर्टाइल एंड नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। ना तो ये फर्टाइल है और ना ही एग्रीकल्चर के लिए क्या है ये सही है। इट इज नॉट फर्टाइल एंड नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। इसका मतलब याद रखिएगा बच्चे, एक तो ये फर्टाइल भी नहीं और दूसरा ये एग्रीकल्चर के लिए भी क्या है, सही नहीं। इसीलिए भाबर में खेती नहीं होगी और नदी यहाँ जमीन के अंदर खो जाती है। तो इतना जो मैंने अभी आपको खूबियाँ भाबर के लिए बताई है, प्लीज़ आप इतनी खूबियों को याद रखिएगा। मेन खूबी याद रखिएगा कि भाबर में जो नदी है वो जमीन के अंदर क्या आ जाती है, खो जाती है। ठीक है, देखिए अब भाबर से हम लोगों को हटना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, तराई। चलिए हेडिंग दे दीजिए, तराई। तराई लिख के डैश दे दीजिए, तराई लिख कर डैश दे दीजिए। अब तराई को भी अच्छे से बैठते रहिए। क्यों आप लोग क्लास में नहीं थे क्या? अच्छा कोई बात नहीं, बैठो बैठो बैठो। कल यहाँ 2 स्टूडेंट बैठे थे पीछे, फिर आज नहीं आए क्योंकि वो पहले भी नहीं आते थे। कल अचानक 2 आए थे, उन्होंने अपना दर्शन दिया चलो कोई बात नहीं, मतलब इनको क्या समझेंगे। चलिए ठीक है, अभी भाबर मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। भाबर मैंने पढ़ा दिया है बच्चे, ये भाबर उतना जगह छोड़ दीजिए और बहुत इजी, आप इनसे डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, तराई। तराई लिख के डैश दे दीजिए, तराई लिख कर डैश दे दीजिए। भाबर के लिए उतना जगह छोड़ दीजिए, फिर तराई। बहुत इजी है, डिस्कस कर लीजिएगा बच्चे, ठीक है। चलिए अब क्या लिखा आप लोगों ने, तराई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज तराई। क्लियर है? आप में से कोई बच्चा तराई शब्द का मतलब जानता है? देखो आप जानते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। तराई का मतलब समझते हैं आप लोग? तर का मतलब समझते हैं? तर का मतलब काफी तर है, तर का मतलब तराई उसी से बना है। क्या बेटा, क्या तराई मतलब ले, परत की बात कर रहे हैं? नहीं देखो बेटा, तराई का मतलब होता है पानी देना। शायद यहाँ पे नहीं हो, नॉर्थ इंडिया में जो वर्ड मिल जाता है, जैसे तराई कर रहे हैं, क्या कीजिए, जैसे बिल्डिंग बनती है तो वो प्लास्टर मारते हैं तो फिर पानी देते हैं, उसको बोलते हैं तर करो, तराई करो, मतलब पानी दो।
तो तराई का मतलब क्या है? पानी। दिमाग में रखिएगा पानी। और तराई में इंपॉर्टेंट का मार्क लगाइए थोड़ा, तराई में इंपॉर्टेंट का मार्क लगाइए। अभी पानी पानी कर देते हैं, लिखा आप लोगों ने तराई, उसमें इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दिया, ठीक है। अब कोई अगर आपसे व्यक्ति पूछेगा, मैं नहीं, अगर आपसे पूछेगा तराई कहाँ मिलता है तो क्या बोलोगे? हिमालय में पहाड़ मिलता है, पत्थर। खुद ही मान गया, तराई मिलेगा भाबर के बाद। कहाँ मिलेगा? भाबर के बाद। इट इज फाउंड, तब लगता है मेरी आत्मा हो गई। इट इज फाउंड south and parallel of तराई। वही भाबर, साउथ एंड पैरेलल ऑफ भाबर। इट इज नॉट साउथ एंड पैरेलल ऑफ। अब इससे इजी इससे कैसे पढ़ा देगा, कौन पढ़ा देगा यार? बड़े में समझ रहे हो मेरी भावनाओं को। इट इज फाउंड साउथ एंड पैरेलल ऑफ भाबर। तो ये कहाँ मिलेगा? साउथ एंड पैरेलल ऑफ भाबर। इसका मतलब हो गया हिमालय कहाँ गया? अभी तो बनाया है फोटो। हाँ देखो बच्चे, यहाँ पर कौन मिला? भाबर। तो ठीक भाबर के बाद कौन मिला? तराई। तो दिमाग में रखिएगा कि तराई कहाँ मिलेगा? तो जस्ट आफ्टर भाबर, यानी भाबर के साउथ, साउथ के साथ पैरेलल। लेकिन ये जेएनके नहीं जाएगा और एचपी नहीं जाएगा, क्योंकि जेएनके एचपी पूरा माउंटेन है। ये यूके से शुरू होगा। कहाँ से? यूके। और यूके से जाएगा लगभग डब्ल्यूबी तक। कहाँ तक? वेस्ट बंगाल तक। असम नहीं जाएगा। लिखिए, लिखेंगे इट इज फ्रॉम यूके टू डब्ल्यूबी। इट इज फ्रॉम यूके टू डब्ल्यूबी। आप समझ रहे हैं? कंफ्यूजन नहीं होगा। उत्तराखंड से डब्ल्यूबी, बीच में कौन कौन स्टेट आएंगे? यूपी आएगा और बिहार। और कोई आएगा नहीं? यूपी और बिहार, ये दो ही लोग आएंगे आज। ठीक है, यूपी बिहार, उसका क्या निकल जाएगा? डब्ल्यूबी, वेस्ट बंगाल। एकदम क्लियर हो चुका है? ठीक। अच्छा, अब बच्चे मेरा आपसे सवाल है, एकदम सोच समझ के बताइएगा, कूल माइंड से, आंसर आपके दिमाग में है बच्चे। भाबर का जो तराई का जो स्ट्रक्चर होगा वो मोटा होगा या बारीक होगा, मतलब स्मूथ महीन होगा? क्या लगता है आपको? एकदम सिंपल, क्योंकि बड़े पत्थर छोटे हैं, उसके बाद ही तो छोटे पत्थर आएंगे। इसका मतलब हो गया कि जो तराई का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? थिन होगा। लिखिए बच्चे, बहुत अच्छा, हाँ आपके सही से आंसर है। लिखिए, द स्ट्रक्चर इज थिन। द स्ट्रक्चर इज थिन। इसका मतलब है कि जो तराई का स्ट्रक्चर है वो क्या है बच्चे? वो थिन है, पतला है, बारीक है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब तराई का स्ट्रक्चर क्या मिल गया? थिन मिला, क्योंकि भाबर के ठीक बाद है। और देखो, थिन स्ट्रक्चर कहते ही आपके दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट बनता है, लेकिन ये भी तो एक एरिया होगा, इसकी भी लंबाई चौड़ाई होगी। लिखिएगा, इट इज approx 30 किलोमीटर वाइड बेल्ट। इट इज approx 30 मतलब 30 होता है आजकल, 30 किलोमीटर वाइड बेल्ट। 30 में रखाइए, 30, हाँ इट इज approx 30 किलोमीटर वाइड बेल्ट। बेल्ट में रखाइए, कलम करो क्या, 30 किलोमीटर वाइड बेल्ट। तो ये कितना चौड़ा बेल्ट है बच्चे? लगभग 30 किलोमीटर, यानी कि 18 से 8 से 16, और ये लगभग 30 किलोमीटर वाइड क्या है? एक बेल्ट है। अब स्ट्रक्चर क्या हो गया यहाँ पर? बारीक। क्या हो गया? बारीक। तो क्या करो कि भाबर में बड़े बड़े पत्थर थे, देखो नेचर की खूबी देखो, तो भाबर में नदी कहाँ चली गई? जमीन के अंदर, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर थे। लेकिन जब हम तराई में आते हैं तो पत्थर तो छोटे हो जाते हैं, तो नदी कहाँ आ गई? जमीन के ऊपर। इसका मतलब है तराई में ही नदी कहाँ आती है? जमीन पर आ जाती है। लिखिए, रिवर्स बिकम आउट ऑफ सरफेस। रिवर्स बिकम आउट ऑफ सरफेस। देखिए, आप में से बहुत बच्चे, देखिए आप लोग ऐसे सोचिए, आप लोग प्लेटू एरिया से हैं, आप माउंटेन स्टेट से नहीं हैं, लेकिन आप में से बहुत बच्चे जिस गांव से आते हैं तो कहते हैं कि सर चारों तरफ ऊंचे ऊंचे प्लेटूज हैं। देखिए, आप अपने गांव में केयर कीजिएगा कि अगर जो प्लेटूज हैं तो प्लेटूज से छोटा पानी, नदी, झरना कुछ तो गिरता ही होगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक बार ऐसे ही जा रहा था इसी तरफ, तो मैंने देखा कि वाटर पानी पतला ही बहते आ रहा था। तो आप केयर कीजिएगा कि अगर वो ऊंचाई से आ रहा है और नीचे झरना जैसा है तो केयर कीजिएगा, वहाँ गोल गोल बड़े बड़े पत्थर से दिखेंगे।
वही नेचर किसका है, भाबर का है। और जब आप उसी के साथ थोड़ा सा दूर अगर आपको मौका मिले जाने का, और अगर आप जा रहे हैं तो देखिएगा आगे जाकर पत्थर का साइज छोटा होगा और पानी का लेवल ज्यादा होगा, पानी की मात्रा ज्यादा दिखती है। समझ में आया? इसका मतलब वो क्या है, वो तराई है। समझ में आया? ये आप भी अपने यहाँ देख सकते हैं। दूसरी बात, आप में से बहुत बच्चे ग्रामीण परिदृश्य से हैं, ग्रामीण परिदृश्य मतलब रूरल एरिया से, इतनी हिंदी तो समझ ही लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अब थोड़ा सा यूपीएससी कंसर्न में क्या है, मैं हिंदी भी शुद्ध यूज करता हूँ और इंग्लिश भी शुद्ध यूज करता हूँ। तो ग्रामीण परिदृश्य के अगर आप बच्चे होंगे तो जनरली एग्रीकल्चर फैमिली से आप भी बिलोंग करते हैं मैक्सिमम बच्चे, तो आप केयर कीजिएगा अगर आपके कोई खेत वगैरह होंगे तो प्लेटू के अगर सामने होंगे तो प्लेटू के ठीक नीचे नहीं, थोड़ी दूर में होता है। प्लेटू के ठीक नीचे नहीं, थोड़ा दूर में होता है। ये नेचर होता है बच्चे, वो यही चीज यहाँ, ठीक है। अच्छा, तो क्या कीजिएगा कि नदी यहाँ जमीन के क्या होगी, ऊपर आएगी। तो अब जब जमीन के ऊपर नदी आ जाएगी और स्ट्रक्चर भी बारीक है, तो क्या मैं कहूँ कि यहाँ की मिट्टी में मतलब स्ट्रक्चर में पानी बना रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ठीक होगी, नदी जमीन पर आ गई, इसका मतलब मिट्टी में क्या बना रहेगा, पानी बना रहेगा। लिखिए, there is always water in the, always moisture in the soil, there is always moisture in the soil, there is always moisture in the soil। इसका मतलब है कि soil में क्या होगा बच्चे, हमेशा moisture होगा, there is always moisture in the soil। क्लियर हो गया? इसका मतलब है कि जो soil है उसमें हमेशा क्या बना रहेगा, moisture बना रहेगा, हमेशा नमी बनी रहेगी। अब जो मैं पूछता हूँ हाँ ना में बोलिएगा, क्या मैं कहूँ कि यहाँ मिट्टी में अगर मॉइस्चर बना रहेगा, इसका मतलब यहाँ सरफेस वाटर रहेगा, रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लिखिएगा, देयर इज ऑलवेज सरफेस वाटर, देयर इज ऑलवेज सरफेस वाटर, देयर इज ऑलवेज सरफेस वाटर, देयर इज ऑलवेज सरफेस वाटर। और एक ऐसा वर्ड लिखाऊंगा बच्चे जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर सरफेस वाटर है इसका मतलब है जमीन गीली है, जमीन गीली है, इसका मतलब यहाँ का सरफेस मडी होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सरफेस इज मडी, कीचड़ जैसा कह सकते हैं। लिखिए, सरफेस इज, अच्छा एक मिनट, गीली जमीन को इंग्लिश में क्या मैं वेट, WET वर्ड यूज करूं, क्लियर है? इसका मतलब क्या मैं कहूं कि इट इज वेट एंड मडी। लिखिए, वेरी गुड, इट इज वेट एंड मडी सरफेस, इट इज वेट एंड मडी सरफेस, इट इज वेट एंड मडी, WET वर्ड क्या सोच रहे हैं? वेट, सिर्फ वेट करना है, मतलब WET, वेट एंड मडी, मडी समझते हैं, कीचड़, गुड, जिसमें कमल खिलता है। मडी लिखिए आपने मोदी लिखा है, MUDDY, MUDDY, गुड। आगे समझ में आगे, तो ये जमीन क्या होगा, वेट एंड मडी। क्या होगा बच्चे, वेट एंड मडी। क्या आप लोग एनवायरनमेंट में वेटलैंड पढ़ते हैं? क्या मैं कहूँ पूरा का पूरा तराई वेटलैंड है? लिखिए, इट इज वेटलैंड, अंडरलाइन कर दीजिएगा, यही है वेटलैंड, इट इज वेटलैंड। एक एक चीज बहुत तराश करके पढ़ना है, नहीं समझ में आएगा प्लीज मेरे से पूछिएगा। तराशना समझते हैं आप लोग, समझते हैं? तो इसी पर एक लाइन बोलूं, ध्यान से सुनिएगा। पत्थर अगर चोट से डरेगा, पत्थर अगर चोट से डरेगा तो फिर वो मूर्ति कैसे बनेगा? समझ में आया? तो मेरा काम वही है, आपको तराशना ताकि आप मूर्ति बन जाए। समझते हैं? वेरी गुड। गलत बोला मैंने, पत्थर चोट से डरेगा तो फिर वो मूर्ति कैसे बनेगा? तो यही चीज क्या लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, इट इज वेटलैंड। क्या लिखा बच्चा आपने? WET, बी कौन लिखता है? वेटलैंड, WETLAND। अच्छा, आप ही दोनों लिखते हैं रिकॉर्ड वाले लोग, WETLAND। आगे समझ में? तो ये क्या है, वेटलैंड। उधर आना पड़ेगा क्या? इधर आना, एक ही बैठे हैं, WET वेटलैंड। क्लियर है? दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। तो ये क्या है बच्चे, पूरा का पूरा तराई क्या है, वेटलैंड। चलिए अब ध्यान से सुनिए, मिट्टी फर्टाइल है, स्ट्रक्चर बारीक है, सॉइल है, इसका मतलब मिट्टी फर्टाइल भी है। क्या मैं खेती करूं? लिखिए, इट इज सॉइल इज फर्टाइल एंड गुड फॉर एग्रीकल्चर, सॉइल इज फर्टाइल एंड गुड फॉर एग्रीकल्चर, soil is fertile and good for agriculture,
Soil is fertile and good for agriculture. Soil is fertile and good for agriculture. इसका मतलब हिंदी क्या है बच्चे? Fertile है और fertile होने के साथ क्या है? Good for agriculture. Agriculture के लिए क्या है ये? अच्छा है, समझ में आया? तो देखिए क्यों मिट्टी में पानी बना हुआ है तब तो खेती कर ही सकते हैं। मिट्टी में पानी बना हुआ है, मिट्टी में पानी तब खेती कर पा रहा हूँ। कौन सा फसल लगाऊं? मिट्टी में तो पानी बना हुआ है। राइस, वेरी गुड। इसका मतलब है तराई किसके लिए फेमस है? राइस के लिए, क्योंकि राइस को तो मॉइस्चर चाहिए। लेकिन राइस के साथ एक और चीज केयर कीजिएगा, शुगर केन। क्या? शुगर केन। लिख लीजिए, राइस एंड शुगर केन। राइस एंड शुगर केन दिख रहा है? पूरा राइस एंड शुगर केन होने लगेगा। राइस एंड शुगर केन, राइस एंड शुगर केन। देखिए अन्य भी फसलें हैं पर दीज आर द प्राइम क्रॉप्स, राइस एंड शुगर केन। चावल ले लीजिए तो शुगर केन हो जाएगा। शुगर केन ईख जिससे चीनी बनती है, क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक एकदम सबको समझ में आ चुका, राइस एंड शुगर केन। अच्छा, अब यहाँ पर केयर कीजिए, तो झोपड़ी बनाओ फिर रहने के लिए, लिख लीजिए गुड फॉर ह्यूमन हैबिटेट। अब आदमी भी तो रहेगा नहीं, वो कहाँ जाएगा? लिख लीजिए गुड फॉर ह्यूमन हैबिटेट, गुड फॉर ह्यूमन हैबिटेट, यानी हम यहाँ पे रहना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जरा केयर कीजिएगा, मिट्टी में पानी बना हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, मिट्टी में पानी बना हुआ है, नदी में पानी बना हुआ है, बारिश का पानी बना हुआ है। इसका मतलब सब पानी पानी है। क्या मैं कहूँ? फ्लड एरिया। अब शुरू हो गया फ्लड, लिखिए इट इज फ्लड एरिया। आ गया ना? इसका मतलब तराई कैसा एरिया होता है? फ्लड एरिया, क्योंकि मिट्टी में पानी और धान के खेत में भी पानी होता है, पैडी फील्ड में भी तो पानी होता है। तो मिट्टी में भी पानी है, नदी में भी पानी है, बारिश में भी पानी है, सब पानी पानी है। लो हो गया हैप्पी बर्थडे। तो याद रखिएगा ये पूरा क्या है? पूरा वो है, क्या बोलते हैं आपको बच्चे? फ्लड एरिया। एफ लिखे हैं ये, गुड, वेरी गुड। तो फ्लड एरिया, इसका मतलब ये क्या है बच्चे? फ्लड का एरिया है, बाढ़ का पेड़। आगे समझ? ठीक। फिर मैं जो पूछ रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, मिट्टी में पानी बना तो मैं खेती कर रहा हूँ, ये तो आर्टिफिशियल है। क्या नेचर पेड़ पौधे नहीं लगा देगी? देखते हैं ना जंगल लग जाते हैं, तो क्या यहाँ फॉरेस्ट मिलेंगे? लिखिए, फॉरेस्ट इज फाउंड हियर, फॉरेस्ट इज फाउंड हियर, यहाँ तो जंगल भी मिलेंगे, या आप वेजिटेशन भी लिख सकते हैं, फॉरेस्ट इज फाउंड हियर। ठीक है, आप वेजिटेशन भी लिख सकते हैं, सब बताऊंगा। यानी यहाँ पर क्या मिलेंगे? जंगल में। अच्छा बेटा, मिट्टी में पानी बना हुआ है, बना हुआ है, तो मिट्टी में पानी बना हुआ है तो जंगल खरपतवार लगे हुए हैं। लेकिन भारत तो गर्म देश है, गर्म देश होगा तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो मॉइस्चर भाप भी बनेगा, तो गर्मी बैक्टीरिया वायरस को स्टिमुलेट करती है। तो क्या ये डिजीज एरिया बीमारियों का क्षेत्र नहीं होगा? लेकिन डिजीज एरिया बीमारियां नहीं लगेंगी, डिजीज एरिया बीमारी। याद रखिएगा, इस मिट्टी में जो भी जन्म लेगा उसे लाइफ में एक ना एक बार ये बीमारी जरूर हो। वही जो आप लोग सोच रहे हैं, मलेरिया, डिजीज एरिया। ये कैसा एरिया है बच्चे? डिजीज एरिया। बच्चे तरह तरह के पेड़ पौधे भी मिलेंगे, तरह तरह के लोग क्रिएचर भी रहेंगे। क्या आपको लगता है ये बायोडायवर्सिटी कहलाता है? देखिए इट इज बायोडायवर्सिटी एरिया, आया समझ में? इट इज बायोडायवर्सिटी एरिया, इट इज बायोडायवर्सिटी एरिया। तो भूलिएगा नहीं बच्चे, ये क्या है? तराई, बायोडायवर्सिटी एरिया। चलिए भाबर भी अच्छे से समझ गए आप लोग। भाबर के बाद क्या समझे? तराई। तराई के बाद अगला क्या है? बांगर। चलिए बांगर किसके कहलाते हैं? बांगर, 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 भाबर, तराई, बांगर। ठीक है, अच्छा सुनिए, यहाँ पर थोड़ा नेचर बदल जाएगा। अब ये मत, जैसे अगर मैं बोलूँगा कि बताइए बांगर कहाँ मिलता है, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर तराई के साउथ में पैदा, नहीं, यहाँ तो कॉन्सेप्ट बदल जाता है। क्योंकि बांगर अब जमीन का नेचर है। बांगर क्या है? जमीन का नेचर। इज इट? लिखेंगे बांगर इज हाईलैंड एरिया, बांगर इज हाईलैंड एरिया, बांगर इज हाईलैंड एरिया, बांगर इज हाईलैंड
इसका मतलब बांगर कैसा एरिया है बच्चे? हाईलैंड एरिया। इसका मतलब है बांगर में जमीन क्या है? ऊपर की ओर उठी हुई है, ऊंची जमीन। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि ये जमीन ऊपर उठी? एक्चुअली क्या है बच्चे, ये पुरानी जो नदियां बह रही थी वो मलबे को डाल रही थी, तो मलबे को डालते डालते इसे ऊंचा कर गए। हो सकता है बाद में नदी का रास्ता बदल गया, नदी दूसरे रास्ते से बहने लगी और ये पीछे छूट गया। लिखेंगे इट इज मेड बाय deposition of rivers in early period. It is made by deposition of rivers in early period. It is made by deposition of rivers in early period. After rivers changed their path. After rivers changed their path. मतलब रास्ता. Okay. And it formed, और ये बन गया. And it changed their path. Their path. And it formed. Formed मतलब बन जाना. बेटा formed MED लगाओ. Formed. अब पता चला मैं क्लास में क्यों नहीं बैठता हूँ, इसीलिए FORMED. तो याद रखिएगा बच्चे, जब पहले नदी बह रही थी तो नदी तो मलबे को डालेगी, तो नदी क्या कर रही थी कि वो मलबे को डाल रही थी. तो जब नदी मलबे को डाल रही थी तो मलबे को डालते डालते ऐसा हुआ कि ये जमीन तो ऊंची होती रही. ऊंची होने के बाद हो सकता है कि जमीन ने अपना रास्ता बदल दिया, और जमीन ने जब अपना रास्ता बदल दिया तो ये स्टिल रिमेन वैसे ही रह गया. तब इसी को क्या बोला गया? बांगर कहा. आगे समझ में. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बांगर ओल्ड एलुवियल से बना है या न्यू एलुवियल से, तो क्या जवाब दीजिएगा? एकदम क्लियर हो चुका. लिखिए, बांगर इज मेड बाय ओल्ड एलुवियल. बांगर इज मेड बाय ओल्ड एलुवियल. इस चीज को नहीं भूलिएगा. बांगर इज मेड बाय ओल्ड एलुवियल. बांगर किससे बना है? ओल्ड एलुवियल से, पुराने एलुवियल से. कोई दिक्कत नहीं. ओल्ड जो पुराने एलुवियल थे उसी से बांगर बना है. आगे समझ. ठीक. अब जो मैं पूछूं आप लोग हैं ना जवाब दीजिएगा. चलिए आप आपसे पूछूं, बांगर में बाढ़ का पानी, फ्लड का पानी आएगा या नहीं आएगा? क्या लगता है आपको? थोड़ा दिमाग दौड़ाइए. आएगा या नहीं आएगा? आप क्या बोल रही हैं? इतना धीमा बोलेंगे मैं कैसे सुन पाऊंगा? मैं अभी आप लोगों को भी सुन रहा हूँ. हाँ बोलिए, आएगा या नहीं आएगा बाढ़ का पानी, फ्लड वाटर? नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? जो पुरानी नदी होगी एक क्यों नहीं आएगा? रिवर्स अपना पाथ चेंज करती. हाँ आप लोग कुछ बोल रहे थे एक साथ. क्या बोल रहे थे आप लोगों ने? बड़े भाई वो हाईलैंड का एरिया. वो हाईलैंड का एरिया है. सही है, एकदम सही. ऊंची जमीन है. मैंने नहीं कहा नदी आएगा, मैंने कहा बाढ़ का पानी. बाढ़ का पानी तो फैलता है. इसका मतलब हो गया कि जो बांगर है उसमें बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, क्योंकि जमीन क्या है? ऊपर है. और जब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा तो एक साल एवरी ईयर इसका मतलब यहाँ बाढ़ का पानी पहुंचता ही नहीं, बच गया ना जमीन. लिखिए, फ्लड वाटर कांट एक्सेस हियर. फ्लड वाटर कांट एक्सेस हियर. लिखते चलिए, फ्लड वाटर कांट एक्सेस है, यानी यहाँ पे बाढ़ का पानी क्या है बच्चे? वो एक्सेस नहीं करती. फ्लड वाटर कांट एक्सेस है, यानी यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा. एवरी ईयर या एक ही साल? एवरी ईयर. जोड़ लीजिए एवरी ईयर. तो बाढ़ का पानी यहाँ नहीं पहुंचता. आगे समझ में. ठीक है. तो बताइए ये किससे बना है? ओल्ड एलुवियल से. इसका मतलब
इसका एलुवियल क्या है, ओल्ड है। ठीक है, चलिए आप लास्ट यू, मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सोच समझ के बताइएगा। बांदर की मिट्टी, मैंने मिट्टी की बात की है, नई है पुरानी है? समझ में आया? क्योंकि बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा है तो नई मिट्टी कैसे पहुंचेगी, इसका मतलब है बांगर की मिट्टी क्या होगी, पुरानी होगी। लिखिए ओल्ड, इट्स मेड बाय ओल्ड सॉइल, या लिखिए ओल्ड सॉइल इज फाउंड हियर, या इट्स मेड बाय ओल्ड सॉइल, भूलिएगा नहीं, ओल्ड सॉइल, एसओआईएल, ओल्ड सॉइल यानी मिट्टी यहाँ की क्या है बच्चे, पुरानी है। तो बाढ़ का पानी नहीं आ रहा है ना, बनाओ ना झोपड़ी अपनी, बाढ़ में बनाओ मेरे भाई, मैं शेर से लड़ जाऊंगा, ये बोलना बहादुरी है। मैं शेर से लड़ जाऊंगा, ये बोलना बहादुरी है। शेर से लड़ना मैं बाढ़ में घर बसाऊंगा, कहते हैं ऐसा लगता है जब बाढ़ का पानी ले जाएगा मेरी खटिया अगले दिन बंगाल की खाड़ी में होता है मेरे साथ, ठीक है, मेरा तो पीछे साफ हो जाता है, क्लास में होता है क्या करेगा वो मैडम को परेशान कर। चलिए यहाँ पे तो क्लियर हो गया, तो लिखा आप लोगों ने क्या लिख लिया, हाँ ओल्ड सॉइल फॉर्म, नहीं इट इज गुड फॉर ह्यूमन हैबिटेट, ये भी लिखना, इट इज गुड फॉर ह्यूमन हैबिटेट, इट इज गुड फॉर ह्यूमन हैबिटेट, तभी तो मैं अपनी बस्ती बसाऊंगा, गुड, इट इज गुड फॉर ह्यूमन, बाढ़ में घर मत बना लेना, चलिए इट इज गुड फॉर ह्यूमन हैबिटेट, ठीक। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपने मैंने घर बना लिया है तो भाई रोजी रोटी के लिए खेती तो करूंगा, खेती के लिए ठीक है, नहीं बाढ़ में खेती करो, बोलो ठीक है, अब तो बाढ़ में फसल लगाऊंगा, फसल के साथ बंगाल की खाड़ी में देखूंगा, ले जाएगा तो मगर मुझे घुमाने। चलिए देखिए इट इज गुड फॉर एग्रीकल्चर, इट इज गुड फॉर एग्रीकल्चर, इट इज गुड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए क्या है बच्चे, अच्छा है, ठीक है। लेकिन बड़े भाई अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, देखिए बच्चे क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है, मैंने कहा गुड फॉर एग्रीकल्चर, अब आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए कि सर जब यहाँ पानी नहीं पहुँचता तो फिर खेती कैसे करें, ऐसा क्वेश्चन। तो बच्चे एक बात याद रखना, बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, बाढ़ तो नहीं आता, खेती करने का मतलब है उसमें पानी तो देना होगा, तो क्या नदी पानी पहुंचा रही है, नहीं, नदी पानी पहुंचाने का मतलब है फ्लड, तो पानी कौन देगा, मैं, तो ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है। तो जब आप खेत में खुद पानी देते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इरिगेशन, यानी बांध कैसा एरिया है, इरिगेशन, लिखिए इट इज इरिगेशन एरिया, समझ में आया बड़े भाई, ऐसे समझिएगा, इट इज इरिगेशन एरिया, इरिगेशन एरिया, यानी यहाँ पर आप जमकर क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, इरिगेशन एरिया। क्या आप में से कोई भी बच्चा मुझे ये बताएगा कि भारत में ऐसी कौन सी फसल है जिसमें इरिगेशन एरिया में होता है, उसमें इरिगेशन की जरूरत होती है, कौन सी फसल के लिए ये मिट्टी सही है। देखिए दो मेन फसल होता है, एक होता है राइस, दूसरा होता है वीट। राइस को पानी ज़्यादा चाहिए लेकिन वीट को कम चाहिए, तो ये कैसे, ये किस फसल के लिए अच्छा है, वीट के लिए। लिखिए गुड फॉर वीट क्रॉप, गुड फॉर वीट क्रॉप, गुड फॉर वीट क्रॉप, तो ये कैसे फसल के लिए अच्छा है बच्चे, वीट, WHEAT, वीट मतलब गेहूं होता है ना, गुड, वही गेहूं जिससे रोटी बनता है आजकल। चलिए तो हमने देखा कि ये वीट फसल के लिए अच्छा है, आप आराम से इसमें बना सकते हैं। अच्छा एक चीज़ केयर कीजिएगा बच्चे, नई 11th क्लास की NCERT को मैं ऐड कर रहा हूँ, देखिए मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप NCERT पढ़ेंगे, मैंने उसके ऊपर कभी बात नहीं की और किसी बुक की तो मैं बात ही नहीं करता। तो बच्चे इसमें इस मिट्टी में चूना समझते हैं आप लोग, चूने में मिला चूने में मिला है, ठीक है, अच्छा ये तो समझते हैं आप लोग। तो याद रखिएगा इसमें चूने का वो कंकड़ मिलता है, कंकड़ समझते हैं, कंकड़ पत्थर,
लिखेंगे कैलकेरियस, कैलकेरियस पेबल आर फाउंड। कैलकेरियस, रुकिए बच्चे, कैलकेरियस ऐसे लिखिए, कैलकेरियस पेबल फाउंड इन इट, calcareous pebble is found in it, is found in it। तो इसमें calcareous क्या मिलता है बच्चे? पेबल मिलता है, क्या मिलता है? calcareous पेबल। तो बच्चे जब चूने का कंकड़ मिलेगा तो फिर उसका यूज किया जा सकता है, इसी को लोग यूज करके लोकल लेवल पे सीमेंट बनाते हैं। क्या? सीमेंट। लिखिए, इट इज यूज्ड फॉर सीमेंट मेकिंग, इट इज यूज्ड फॉर सीमेंट मेकिंग। सीमेंट समझते हैं आप लोग? It is used for cement making। एक आइडिया है बांगर सीमेंट, सीमेंट में जान, चलिए किसी का तो जान है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा, इट इज यूज्ड फॉर सीमेंट मेकिंग। हम इसका यूज किस में करते हैं? सीमेंट मेकिंग में। एकदम क्लियर हो गया? ठीक है। अब बांगर जनरली मिलता कहाँ? थोड़ा सा इसमें भी जान लेते हैं। लिखिएगा, इट इज फाउंड इन पंजाब हरियाणा, इट इज फाउंड इन पंजाब हरियाणा यूपी बिहार, इट इज फाउंड इन पंजाब हरियाणा यूपी बिहार, इट इज फाउंड इन पंजाब हरियाणा यूपी बिहार। ठीक है। अच्छा बच्चे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहीं पे रहने वाला एक ठेकेदार नहीं था, ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर, और मुझे सरकार ने बुलाया कि आपको यहाँ पर रोड बनाना है। क्या बनाना है? रोड बनाना। आई बात समझ में? ठीक। अब मैं यहाँ पर आकर के मैंने क्या किया? रोड बना दिया। आई बात समझ में? तो सरकार ने पूछा कि आप कितनी लंबी रोड बना सकते हैं? मैंने कहा सर, जितना आपने मेरा नाम सुना मैं 100 मीटर लंबी रोड बना के दिखा दूँ। तो कहा ठीक है, 100 मीटर लंबी आप रोड बनाइए, कितना पैसा लीजिएगा? मैंने कहा बस 10 करोड़ रुपये। 100 मीटर रोड बनाऊंगा, 10 करोड़ रुपये लूँगा। मैंने पूरी ईमानदारी तन मन धन से 9 करोड़ रुपये बचा लिया। कितना बचा? 1 करोड़। 10 करोड़ में 9 करोड़ बचा लिए तो 1 ही करोड़ बचा ना। उसमें गरीब आदमी 80 लाख रुपए का मैंने चाय कॉफी बियर खेल में बिता दिया। कितना बचा? 10 करोड़। उसमें मैंने 100 मीटर लंबी रोड बना दी। इमेजिन कीजिए मैं तराई में हूँ, किसमें? तुलना कर रहा हूँ, और मैंने रोड बना दी। लेकिन तराई में जब मैंने रोड बना दी तो रोड तो हवा में नहीं बनेगा, बनेगा तो जमीन में। मैंने जमीन में 100 मीटर लंबी रोड बना दी, लेकिन मैंने सुना है कि तराई की मिट्टी ने पानी पी रखा है, और अगर उसी में रोड बनाऊंगा तो वो पानी किस में जाएगा? रोड में। मॉइस्चर, नमी किसी भी चीज को सही नहीं छोड़ता, धीरे धीरे वो रोड टूट कर खत्म हो जाएगा। तो पर इल्जाम ठेकेदार पर आएगा या जमीन तराई पर आएगा? तराई पर आएगा ना। ठेकेदार तो साफ कहेगा कि तो तराई है, तो मेहनत किए ही बर्बाद हो गया तो क्या कहें? इसका मतलब है बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार, करप्शन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। इसका मतलब है कि तराई में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की जाएगी तो तराई डिस्टर्ब करेगा। इसलिए तराई को हम कैसे एरिया में काउंट करते हैं? बैकवर्ड में। किसमें? बैकवर्ड में। तराई के अंदर जो भी बैकवर्ड एरिया, याद रखिए बैकवर्ड आपकी सोच में है, नेचर में नहीं। मैं इसको प्रूव करूंगा। तराई में बोलिएगा, तराई में बोलिएगा। कहाँ जोड़ रहे हैं? तराई में इट इज बैकवर्ड एरिया। वापस लौटिए। तो बेटा याद रखिएगा, तराई को बैकवर्ड कहना हमारी बहुत बड़ी गलती है। अब इमेजिन कीजिए मैं बांगर का ठेकेदार हूँ। किसका? बांगर का। और बांगर में मैंने यही करके रोड बना दिया। क्या बांगर में मिट्टी ने पानी पिया है? नहीं। इसका मतलब है रोड बनी रहेगी। अगर मैं करप्शन करूँगा तो तुरंत पकड़ाऊंगा। इसका मतलब है कि बांगर में अगर हम एक बार रोड बना देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर टिक जाएगा। इसलिए बांगर कैसे एरिया में काउंट हो जाएगा? डेवलप एरिया में। जोड़िए बांगर डेवलप एरिया।
तो क्या पंजाब हरियाणा जैसे एरिया डेवलपमेंट नहीं आते हैं? यहाँ देखिए बहुत बड़ा नेचर है, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, लेकिन कहाँ कंट्रोल कोई कर नहीं सकता। तो इट इज क्या है, डेवलप्ड एरिया। चलिए अब आपने क्या किसको सीखना अच्छे से बच्चे, बांगर को भी सीख लिया, भागर तराई बांगर। अगला क्या है, खादर। चलिए खादर लिख के डैश दे दीजिए, KHADAR, KHADAR, खादर लिखकर डैश दे दीजिए, KHADAR, खादर लिखकर डैश दे दीजिए। क्लियर हो गया? ना अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए खादर भी एरिया नहीं है, ये भी जमीन का नेचर है। खादर भी क्या है, जमीन का नेचर है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए खादर कहाँ पर, तो क्या बोलिएगा? नहीं, बांगर का नेचर क्या है, और खादर का नेचर नेचर, बस यही लिखिए, इट इज लो लैंड, इट इज लो लैंड, इट इज लो लैंड, इट इज लो लैंड। तो याद रखिएगा खादर क्या है बच्चे, लो लैंड। इसका मतलब ये जमीन यहाँ पर क्या है, नीचे बैठी हुई है। आगे समझ में, खादर में जमीन क्या है, नीचे बैठी हुई है। अब वही मेरा आप लोगों से सवाल है कि बाढ़ का पानी आएगा या नहीं, एक साल या एवरी ईयर? लिखिए, फ्लड वाटर एक्सेस एवरी ईयर, फ्लड वाटर एक्सेस एवरी ईयर, फ्लड वाटर एक्सेस एवरी ईयर। यानी आपने देखा कि यहाँ पर एवरी ईयर फ्लड वाटर एक्सेस, फ्लड वाटर एक्सेस एवरी ईयर। तो एवरी ईयर क्या है यहाँ पर बच्चे, फ्लड वाटर है। अच्छा सोच समझ के बताइएगा, बाढ़ आना कोई बड़ी बात नहीं है, आएगा तो बाढ़ का पानी बना रहेगा या निकल जाएगा, क्या होगा, निकल जाएगा। जमीन ऊपर या नीचे, अगर एक बाल्टी में पानी भरेंगे तो पानी निकल जाएगा या बना रहेगा, क्योंकि बाल्टी का लेवल क्या होता है, नीचे होता है। ऐसा तो है नहीं, अब तो हाँ तो ऐसा तो नहीं है ना कि बाल्टी का लेवल ऊपर होता है और इस वजह से सब के नहाते हैं। हाँ तो ऐसे कोई नहीं ना, उचित नहीं लगेगा। अब यहाँ पर को केयर करना कि यहाँ पर बाढ़ का पानी क्या होगा, बना रहेगा। लिखिए ऑलवेज फ्लड वाटर फाउंड हियर, प्रॉब्लम यही तो है कि पानी निकल जाए। ऑलवेज फ्लड वाटर फाउंड हियर, यानी यहाँ पर हमेशा क्या मिलेगा बच्चे, फ्लड वाटर, बाढ़ का पानी लगा रहेगा। और जानते हैं सिंपल बाढ़ नहीं, लिखिए इंटेंसिफाई फ्लड, कुछ नहीं बचेगा। ये जो पेड़ दिखते हैं ना बाहर, ये भी बाढ़ के पानी के अंदर होते हैं बच्चे, इतना खतरनाक होता है। इंटेंसिफाई फ्लड, इंटेंसिफाई फ्लड, यानी फ्लड जो वाटर होता है वो क्या होता है, बहुत ही इंटेंसिफाई होता है। इंटेंसिफाई फ्लड यानी यहाँ पर खूब जो है फ्लड का पानी रहेगा, खतरनाक है। इंटेंसिफाई फ्लड तो बनाए झोपड़ी, गुड। लिखिए नॉट गुड फॉर ह्यूमन हैबिटेट, नॉट गुड फॉर ह्यूमन हैबिटेट, नॉट गुड फॉर ह्यूमन हैबिटेट, यानी ये मानव निवास के लिए क्या है बच्चे, अच्छा नहीं है। लेकिन आप लोग जानते हैं ना भारत गांव का देश है, यहाँ हम जमीन को मदर के रूप में देखते हैं। तो नदी कहती है मैं बाढ़ लाऊंगी, यहाँ से हट जाओ। अब लोग कहते हैं कि हमारे बाप दादा यहीं से ऊपर गए, हम भी जाएंगे। नदी बोलती है ज्यादा अच्छे से जाते। चलिए क्लियर हो गया। तो अच्छा फिर लिखिए एग्रीकल्चर एरिया, खेती तो कर लीजिएगा, एग्रीकल्चर एरिया, एग्रीकल्चर एरिया। क्या आप मुझे कोई बताएगा कौन सी फसल लगाऊं? पहले तो राइस, फिर शुगर केन। एक बात कह लीजिएगा, आप लोग केयर नहीं कर रहे हैं। एक चीज होता है जिसको हिंदी में जूट बोलते हैं, इंग्लिश में भी जूट, समझते हैं ना, गोल्डन फाइबर,
जूट, याद रखिएगा पूरा बंगाल इसमें आ जाता है। क्लियर है? लिखिए राइस एंड जूट एग्रीकल्चर, भूलिएगा नहीं, राइस एंड जूट एग्रीकल्चर। बाढ़ के पानी में टमाटर और सब्जी राइस एंड जूट, JUT, जूट एग्रीकल्चर। ये तो अच्छा है कि भाई पानी के बाढ़ में चावल खड़ा रह जा रहा है, वरना याद रखिए यहाँ के लोगों की जिंदगी की हालत खराब है बच्चे, खाना तक नसीब नहीं होता, क्योंकि बाढ़ सब कुछ खत्म कर देता है। घर तो बनता नहीं, पशु पक्षी सब रह जाते हैं, कुत्ते बिल्ली का भी पता नहीं चलता। तो फिर देखिए मैं एरिया जाने तो बहुत खतरनाक है। तो लिखिएगा राइस एंड जूट एग्रीकल्चर, ठीक है? ओके। क्या ये डेवलप एरिया है? लिखिए वेरी बैकवर्ड एरिया, वेरी बैकवर्ड सेक्टर। आप यहाँ 10 मिनट नहीं रह पाए बच्चे। मैं एक बार गया इसीलिए गर्मी और धूल ऐसी थी कि बेचैनी हो रहा था। क्लियर है? और जबकि ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लैंड से आया हूँ, मेरा जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन लगभग ऐसे ही बैठता है, बस ये मुझे पता है, तो मैं जान रहा हूँ। तो याद रखिएगा कि बहुत ही बैकवर्ड एरिया है। अच्छा, अब जो मैं आप लोगों से पूछूंगा प्लीज इसको सोच समझ कर बताइएगा कि खादर तो एक नेचर की गिफ्ट ही है। तो खादर जो है नेचर का कर्स, कर्स समझते हैं आप लोग? श्राप। वो नहीं बोलते हैं कि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, वो नहीं कि सर गिलास ला रहे हैं, वो वाला नहीं। अच्छा, क्या कीजिएगा, श्राप और एक होता है वरदान। क्या होता है? वरदान, बूंद, नहीं समझते हैं? तथास्तु। जैसे एक लड़का था बेचारा, बहुत तपस्या किया, भगवान पूछे भाई क्या चाहिए, तो बोला बैग पैसे से भरा हुआ, बड़ी सी गाड़ी, खूब सारे गर्लफ्रेंड्स। तो तथास्तु, वो गर्ल्स बस का कंडक्टर, पैसे से बैग चलिए ओके। तो तपस्या सोच समझ के करना। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, इज इट क्लियर? तो सोच समझ के काम होता है। चलिए, तो क्या है, कैसा बैकवर्ड एरिया है ना। अच्छा, अब सोचिए खादर नेचर का गुण है या कर्स है, श्राप है या वरदान है? क्या है ये? श्राप। लिखिए खादर इज नेचुरल, खादर इज अ नेचुरल, खादर इज अ नेचुरल boon, खादर इज अ नेचुरल boon, खादर इज अ नेचुरल boon। क्या बोला मैंने खादर को? नेचुरल वरदान। कभी भी श्राप नहीं बोलिए, ध्यान से सुनिए। नदी बाढ़ लाती है तो नदी का पानी फैलता है, नदी का पानी जहां तक फैलेगा क्या वहां जमीन रिचार्ज नहीं होगी? वरना कुएं तालाब कैसे खोदिएगा? क्या वहां तक पानी नहीं जाएगा? क्या वहां तक के क्रिएचर्स इकोसिस्टम में पानी नहीं पहुंचेगा? और जब बाढ़ का पानी फैलेगा तभी तो नई मिट्टी आएगी। तो बताइए मिट्टी का रीफॉर्मेशन कहाँ होता है? खादर में। मिट्टी का रीफर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? खादर में। मिट्टी का रिनोवेशन कहाँ होता है? खादर में। लिखिए, समझ में आया? लिखेंगे रिनोवेशन एंड रीफर्टिलाइजेशन ऑफ सॉइल, रिनोवेशन एंड refertilization of soil, renovation and refertilization of soil, तो इस चीज को सभी बच्चे याद रखिएगा कि मिट्टी का जो रिनोवेशन होता है वो कहाँ होता है? इसी खादर में होता है। आगे समझ में। और मिट्टी का फिर से निर्माण सब कहाँ होगा? खादर में होगा। इसलिए बच्चे खादर नेचर का क्या है? वरदान है। वरना बाढ़ नहीं आएगी तो फिर नई मिट्टी कैसे बनेगी? ये जमीन कैसे ताजा होगा? सोचिए पशु पक्षियों को दूर दूर तक पानी कैसे होगा, मिट्टी कैसे रिचार्ज होगी? इसलिए खादर नेचर का वरदान है। बिना खादर के आप जिंदगी की कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि पॉपुलेशन बहुत है, हम उस एरिया में भी रहने लगते हैं लोग, तो चीज को समझना होगा। चलिए, अब यहाँ जाकर आपने सबसे पहले भाबर, तराई, बांगर और खादर को बखूबी बहुत अच्छे से सीखा।
अब किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन बच्चे क्या आपने क्या किया कि जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था तो मैंने कोई भी एरिया नहीं बताया आपको, किसी जगह का नाम नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि दिमाग में आपको भाबर पढ़ाई भांगर खाते तो समझ में आया, लेकिन कोई भी एरिया आपको पता ही नहीं चला। तो देखिए पढ़ाने का तरीका, पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया, अब मैं आपको रीजनल डिवीजन समझाऊंगा और दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ दूंगा। आप रिवीजन नहीं भी कर रहे हैं बच्चे, आपने क्लास में सिर्फ मेरी बात को सुन लिया है, मैं आपके दिमाग को एक्टिव कर दूंगा। इसी तरह अब आप लोग पॉइंट बनाइए, लिखिए रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन। अच्छा एटलस आप भी लेकर आते हैं ना, अभी लाए आप एटलस? ये बच्चा एक एटलस में लेके आते थे, अच्छा वही तो गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे से इजाजत ले लेना इस समय तबीयत ठीक नहीं, आप ना बच्चे उसको रख लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको उसमें सिखाऊंगा, बहुत कुछ दिखाऊंगा। चलिए लिखिए सभी लोगों ने, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन। अब मैं मैदान का रीजनल क्लासिफिकेशन करूंगा, और एक चीज क्लियर कीजिएगा कि जब मैं रीजनल क्लासिफिकेशन करूंगा तो याद रखिएगा इस रीजनल क्लासिफिकेशन में मैं सभी कॉन्सेप्ट को जोड़ दूंगा, और देखिएगा अपने आप आपका दिमाग हर चीज को समझना शुरू करेगा। लेकिन बच्चे जब मैं रीजनल क्लासिफिकेशन करूंगा तो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाऊंगा, पहले ये बताइए। वेस्ट टू ईस्ट, लिखिए ब्रैकेट में W टू E, वेस्ट टू ईस्ट। देख रहे हैं कितना, मतलब एक एक चीज क्लियर होना चाहिए माइंड। तो चलिए वेस्ट से शुरू करेंगे, तो कहां से शुरू करेंगे, कहां से बच्चे? JNK से। देखिए आप भूल रहे हैं, मैंने JNK में बोला था कि हिमालय प्रदेश से, JNK में मैदान तो नहीं, कहां से शुरू करेंगे? उत्तराखंड से। याद रखिए उत्तराखंड पूरा माउंटेन स्टेट, वहां भी प्लेन नहीं, तो कहां से शुरू करेंगे? यूपी से, आसाम से, और तो खत्म ही हो जाएगा, शुरू कैसे? हाँ थोड़ा सा तो भाव एग्रीकल्चर नहीं है। अब देखिए यहीं पर बच्चा परेशान हो गया कि उसको मैंने W टू E तो कहा, लेकिन उसको पता ही नहीं कि W में कहां से शुरू होता है। देखिए मैं बता देता हूँ, जनरली टीचर यूपी बिहार से ही शुरू करता है, पर नहीं, ये 100% गलत है। ये शुरू होता है राजस्थान से। लिखिए पहला प्लेन ऑफ राजस्थान, यही तो ट्रिक है, कहां से शुरू होता है? राजस्थान से। लिखिए पहले प्लेन ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान में प्लेन में आता है, समझ में आया? प्लेन ऑफ राजस्थान, प्लेन ऑफ राजस्थान, तो ये शुरू होगा राजस्थान से। क्लियर है बच्चे? ठीक। अब जैसे आपने प्लेन ऑफ राजस्थान कहा, तो देखिए यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं यहाँ को 2-3 कीवर्ड सिखाऊंगा, प्लीज उसको सभी बच्चे अच्छे से रखिएगा। तो और देखिए मैं फिर से वही आपसे झूठा वादा कर रहा हूँ, बेस्ट क्लास नोट्स और बेस्ट कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको देने जा रहा हूँ, मैचलेस, कोई नहीं तोड़ सकता। देखिए बच्चे आई एम नॉट घमंडी, होता है ना, घमंडी नहीं, कॉन्फिडेंस की बात है। मेहनत बहुत की है लाइफ में, सिर्फ पढ़ाई, इतनी रगड़ा, इतनी मेहनत की है, तब जाकर आज आपके सामने खड़ा हूं, वरना बेटे इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट दूंगा एकदम बेस्ट दूंगा, प्लीज रिवीजन कीजिएगा और अच्छे से प्लस के थ्रू चलिएगा, तो सब समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको प्लेन ऑफ राजस्थान कहा, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि ये मैदान राजस्थान से शुरू होगी, लेकिन राजस्थान कैसा है? एरिया है, डेजर्ट वाला एरिया है। इसका मतलब है कि राजस्थान के मैदान में क्या है? डेजर्ट है। लिखेंगे इट इज ड्राई क्लाइमेटिक एरिया, इट इज ड्राई क्लाइमेटिक एरिया, यानी सबसे पहले जान लीजिएगा ये कैसा एरिया है बच्चे? ड्राई क्लाइमेटिक एरिया, इट इज ड्राई क्लाइमेटिक एरिया। आगे समझ में क्या है ये? ड्राई क्लाइमेटिक एरिया। फिर लिखिए इट इज सैंडी रीजन, इट इज सैंडी रीजन, तो जैसा इट इज सैंडी रीजन। फिर कैसा रीजन है बच्चे? एक तरह का सैंडी रीजन, ठीक। अच्छा अगर क्लाइमेट कहा तो बारिश हो रही या नहीं हो रही? लिखेंगे ऐसे लिखिएगा, वेरी लेस रेनफॉल, बहुत कम बारिश, वेरी लेस रेनफॉल, बिलो 50 cm, बिलो 50 cm, वेरी लेस रेनफॉल बिलो 50 cm, बिलो 50 cm। आप लोग सभी बच्चे अपने दिमाग में एक छोटी सी बात को बैठा लीजिएगा कि जब भी 50 cm से कम बारिश होती है तो उसको हम डेजर्ट में काउंट करते हैं। किसमें काउंट करते हैं बच्चे? डेजर्ट में। तो याद रखिएगा कि यहाँ बारिश 50 cm से भी कम होती है। तो ड्राई पीरियड छोटा होगा या लंबा होगा? लंबा होगा। लिखिए
Dry period is very long. 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 पानी की कमी होगी या सरप्लस होगा? लिखिए लैक ऑफ वाटर. लैक ऑफ वाटर. लैक ऑफ वाटर. पानी की कमी. लैक ऑफ वाटर. आगे समझिए. अच्छा, आप लोग पानी की कमी से क्या समझे? लैक ऑफ वाटर जो मैंने आपसे कहा कि पानी की कमी होगी, लैक ऑफ वाटर होगा. इस लैक ऑफ वाटर से आप लोग क्या समझे? बेटा लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी, इसका मतलब क्या समझते हैं? देखिए, मान लीजिए यहाँ देखिए, ये जमीन है. ये क्या है? जमीन. मैं कहूँ इस जमीन में पानी की कमी है, तो कौन सा पानी? किसकी कमी? सरफेस वाटर. लेकिन यहाँ क्या होता है? जब जमीन में ही पानी नहीं तो क्या नीचे पानी होगा? तो जब भी पानी की कमी होता है तो इसका मतलब दो चीज होता है, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड. वरना लोग कुआं नहीं खोद लेते हैं. क्या रेगिस्तान में कोई कुआं खोदा है? जैसे आपने लिखा लैक ऑफ वाटर, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर. 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 इसका मतलब हो गया बच्चे, अगर यहाँ पर पानी की कमी है तो पानी की कमी को दो सेंस में लिखिएगा, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर. आगे समझ में? ठीक. अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान के मैदान के गहराई में, राजस्थान के प्लेन के गहराई में कौन सा रॉक? क्या बोलिएगा? ग्रेनाइट. पहले ही सिखाया था ना कि कोई भी गहराई पूछेगा तो ग्रेनाइट रॉक लिखिएगा. There is granite rock in the depth of this plane. There is granite rock in the depth of this plane. There is granite rock in the depth of this plane. There is granite rock in the depth of this plane. There is granite rock in the depth of this plane. तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस प्लेन के गहराई में क्या है तो क्या बोलिएगा कि इस प्लेन के गहराई में क्या है? ग्रेनाइट रॉक है. इस चीज़ को नहीं बोलिएगा. और ऊपर का ऊपर का है पूरा डेजर्ट है. यहाँ तक समझ में आया? ठीक. क्या ये एग्रीकल्चर के लिए सही है? लिखिए नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर. क्योंकि अब डेजर्ट में कौन खेती कर रहा है? ऊँट खा जाएगा फसल. इट इज़ नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर. ठीक. अच्छा बेटा, यहाँ नदियाँ ज़्यादा होंगी या कम होंगी? कम होगी. लिखे लैक ऑफ रिवर्स. लैक ऑफ रिवर्स. नदियाँ भी कम होंगी. लैक ऑफ रिवर्स. लैक ऑफ रिवर्स. क्या आप जानते हैं यहाँ की मेन नदी, प्राइम नदी? एनीबॉडी? यहाँ की प्राइम नदी, मेन नदी लिखिएगा. प्राइम रिवर इज, प्राइम रिवर इज, प्राइम रिवर इज लूनी है. प्राइम रिवर इज लूनी. यहाँ की प्राइम नदी क्या है? लूनी. एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज like सुक्री, like सुक्री, जवाई. देखो राजस्थान का मैदान निकालो फुल में. सुक्री मिला, जवाई मिला, और क्या है बोलो? एक बड़ा शुद्ध हिंदी नाम है धलेश्वरी, जोगेश्वरी, कुछ इस तरह. देखो सुक्री मिला, सुलेरी. लिखिए सुलेरी. सुलेरी लिखना है. क्या सोच रहे हैं? SULERI सुलेरी. बोलो. खारी लिखिए KHARI खारी. बेटा वो नक्शा बना देना, उस नक्शे को बना लेना, याद रखने के सब लोग. खारी. और बोलिए खारी. KHARI खारी. बंदी. BANDI लिखे बंदी. BANDI बंदी हो गया. फिर एक नदी लिख लीजिए, रूप नारायण. छोटी नदी रूप नारायण. ऐसी कर लेना.
इसको ठीक है ना, बाकी मैं पीडीएफ दूंगा तो शायद इसको बना दिया। चलिए ये बात समझ में आ गया, एटसेट्रा, फिर लिखिए एटसेट्रा। चलिए राजस्थान के मैदान से बाहर निकलिए। यहाँ पर जानते हैं एक स्पेशलिटी है इस एरिया में, लूनी घी के पराठे बहुत सेल होता है और कहा जाता है कि आप एक से ज़्यादा नहीं खा सकते। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लूँ। तो उन्होंने जब पराठा दिया तो वाकई छोटा था, तो कहा कोई भी खा सकता है, लेकिन जो मक्खन नहीं होता है बटर, इसमें इतना बटर डाल दिया, 2-4 बार खाते ही जो बटर की चिकनाई है नहीं होता है, ऐसा मूड ही खत्म कर देना, ऐसा मूड खत्म कर दिया कि खाया ही नहीं गया। तब मुझे पता चला कि यहाँ पर जो बटर का बहुत यूज करते हैं, तभी तो एक पराठे से ज्यादा कोई खा नहीं सकता, लगता है वोमिटिंग हो जाएगा, इतना बटर यूज कर जाते हैं। तो ये उन लोगों की स्पेशलिटी बना दी है उन्होंने यहाँ फूड कल्चर में। तो सब लोग याद रखिएगा, ये हो गया आपका राजस्थान का मैदान। अब राजस्थान के मैदान से आगे निकलिए, कहाँ जाइएगा? अब राजस्थान से बढ़िए ईस्ट की ओर, देखिए नक्शा आपके सामने, बोलिए कहाँ आइएगा? उत्तर प्रदेश। चलिए अगला मैदान लिखिए, प्लेन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। यूपी दिख रहा है, पंजाब हरियाणा नहीं दिख रहा है, खोपड़ी फोड़ नारियल की तरह ढंग, पता है ना, पकड़ता हूँ ढंग कर दूंगा। क्लियर है? प्लेन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। क्यों भूल रहे बेटा, पूरा पंजाब हरियाणा तो मैदान है, देखो ऊपर की तरफ से निकलना होगा। क्या बोल लिखा आपने? प्लेन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। और इसका दूसरा नाम लिखिए, और प्लेन ऑफ सतलुज, और प्लेन ऑफ सतलुज, इसको प्लेन ऑफ सतलुज भी बोलते हैं, प्लेन ऑफ सतलुज, SATLUJ, प्लेन ऑफ सतलुज। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि पंजाब हरियाणा के मैदान को ही क्या कहा गया है? प्लेन ऑफ सतलुज, यानी सतलुज का मैदान। तो अगर सतलुज का मैदान कह दे तो घबराइएगा नहीं, वो पंजाब हरियाणा के मैदान का ही अनदर नेम क्या है? सतलुज का मैदान। अब जानिए इस मैदान में कौन कौन सा एरिया आता है, लिखिए, जैसे कि लिखिए, इसके आगे लिखिए पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, चंडीगढ़ दिल्ली, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली। तो सबसे पहले आपने एरिया देखा, इसमें पंजाब भी आता है, हरियाणा भी आता है, चंडीगढ़ भी आता है और दिल्ली भी आता है। अब ये जो मैदान है, इसमें मैं एक लाइन सिर्फ बोलूंगा, अगर आप लोगों ने उस लाइन को सीख लिया तो यकीन मानना बच्चे कि आपको कॉन्सेप्ट अपने आप जोड़ना आ जाएगा, मेहनत की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक लाइन बोलूंगा और उसको जोड़कर तुरंत सोचना, देखना कैसे कॉन्सेप्ट जुड़ेगा। लिखिए, इट इज बांगर एरिया, इट इज बांगर एरिया, इट इज बांगर एरिया। कुछ समझ में आया? अभी बांगर पढ़ाए थे ना, सारा का सारा कॉन्सेप्ट जुड़ गया। तो क्या पंजाब हरियाणा में बाढ़ आता है? नहीं, जमीन ऊपर है। क्या पंजाब हरियाणा में जबरदस्त खेती नहीं है? क्या इरिगेशन नहीं है? क्या वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है? क्या वो डेवलप एरिया नहीं है? यानी नेचर की खूबी है कि नेचर ने पंजाब हरियाणा को क्या बना दिया? बांगर बना दिया। और बांगर बनाया तो देखिए बाढ़ नहीं आया, जबरदस्त खेती हुई, जबरदस्त इरिगेशन हुई। तो क्या पंजाब हरियाणा में खेती और इरिगेशन जबरदस्त नहीं होती? और खेती और इरिगेशन जबरदस्त किया गया इंडिपेंडेंस के बाद। इसको क्या बोला गया था? ग्रीन रेवोल्यूशन। इसका मतलब ये कौन सा एरिया है? ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया। लिखिए, आप समझ में आया कि क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था? क्योंकि यहाँ बाढ़ तो आता ही नहीं था। तभी लिखिए, इट इज ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया, इट इज ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया, यही है हरित क्रांति प्रदेश, इट इज ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया। ठीक, कैसा एरिया है बच्चे? ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया। तभी तो देखिए इसमें जबरदस्त गेहूं की खेती वगैरह हुई थी। तो भूलिएगा नहीं, यही पंजाब हरियाणा ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया। और बच्चे अगर यहाँ जम करके ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी तभी तो खेती जबरदस्त हुई। और देखिए पंजाब हरियाणा डेवलप स्टेट में काउंट होता है। समझ में आ रहा है? ये है बच्चे। तो देखिए बांगर कहते हैं, पूरा का पूरा बांगर यहाँ पर आकर जुड़ गया। तो अगर ये ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया है तो क्या पंजाब हरियाणा में जबरदस्त इरिगेशन नहीं होता? होता है ना? इसका मतलब ये पूरा का पूरा इरिगेशन बेल्ट है। और बच्चे एक बात याद रखना, क्या यहाँ मिट्टी में पानी है? नहीं। तो बैक्टीरिया वायरस होंगे? नहीं। तो बीमारियां होंगी? नहीं। इसलिए देखिए यहाँ के लोग भी बहुत हेल्दी हैं। तो एक बात याद रखिएगा, अगर लोग यहाँ रहेंगे तो अपने साथ पशु पक्षी भी रहते हैं,
रखते हैं ना, जानवर हम लोग पालते हैं खेती वाले लोग, तो जनरली कौन से जानवर हम पालते हैं, मांस वाले या दूध वाले? दूध वाले जनरली जानवर गाय भैंस पालते हैं। इसका मतलब यहाँ के लोगों ने भी गाय भैंस दूध वाले जानवर पाले होंगे, तो क्या दूध का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ होगा? तो क्या दूध की क्रांति नहीं हुई होगी? जिस तरह ग्रीन रेवोल्यूशन में उस तरह दूध की भी क्रांति हुई होगी। क्या दूध की जो रेवोल्यूशन होती है उसको क्या बोलते हैं, आपको पता है? क्या बोलते हैं? व्हाइट रेवोल्यूशन। लिखिए, इट इज फ्लड रेवोल्यूशन एरिया, फ्लड ऑपरेशन फ्लड एरिया। हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, लिख लो पहले। इट इज ऑपरेशन फ्लड एरिया। चलो नेट पे चेक करो क्या है ऑपरेशन फ्लड, नेट पे तो चेक करो। अरे मैं तो वही झूठा पढ़ना था। ऑपरेशन फ्लड एरिया क्या बोला? वक्त था तो बता नहीं। ऑपरेशन फ्लड बोलिए, क्या ऑपरेशन फ्लड? कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नेट पे निकाल कर पढ़े, पूरा पढ़े। इतना ही पेज बोलती हैं आप। चलिए बोलिए, सभी लोग सुनिए, बोलिए। ऑपरेशन फ्लड, द व्हाइट रेवोल्यूशन was a nationwide Indian initiative that transformed rural milk production by connecting farmers to urban markets. तो आप बोलिएगा व्हाइट रेवोल्यूशन, जबकि ओरिजिनल नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड। इसमें टीचर ने क्या दिया? ऑपरेशन फ्लड। अब ब्रैकेट में लिख दीजिए व्हाइट रेवोल्यूशन। थोड़ा सा खाली कलेक्टर नहीं बनता है, इंडिया भी याद करता है कैसा पीस आ गया। चलिए हाँ समझ में आ गया, ठीक है। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कहते हैं वो तुम्हारे कलेक्टर बन गया तो कितना डेंजरस कलेक्टर हो सकता है। देखिए वैसे इस बात है, नेशनलिस्ट आदमी भ्रष्टाचार तो होता है, और ऑनेस्टली तो कोई खरी पड़ी है कि मतलब पेमेंट करता ही नहीं। आ गया बात समझ में? तो इस बात को सभी लोग याद रखिएगा कि ऑपरेशन फ्लड को क्या बोलते हैं बेटा? व्हाइट रेवोल्यूशन। लेकिन जब भारत सरकार ने शुरू किया था इसी का नाम था ऑपरेशन फ्लड। तो मान लीजिए आपसे पूछ देगा ऑपरेशन फ्लड, अब आप कहेंगे क्या होता है? व्हाइट रेवोल्यूशन आपको पता, ऑपरेशन फ्लड नहीं पता, तो याद रखिएगा जो दूध की क्रांति जो गवर्नमेंट स्टार्ट की थी उसी का क्या नाम था? ऑपरेशन फ्लड। और बेटा बात में इसका डिटेल पढ़िएगा, ये एशिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम था, समझ में आया? इज इट क्लियर? और इसी पर बना था आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल। तो ये सब आप पढ़िएगा तो नेट पर आपको सब मिल जाएगा। तो अब आप अभी भी देखिए गुजरात का जो आनंद है वो दूध के प्रोडक्शन में नंबर 1। तो इंडिया दूध के प्रोडक्शन में क्या है बच्चे? नंबर 1 है। कितना दूध होता है? इंडिया दूध के प्रोडक्शन में नंबर 1 है। लेकिन बच्चे हमारे यहाँ आज भी 80 रुपए लीटर प्योर मिल्क मिलता है। गरीब आदमी नहीं सस्टेन कर सकता, इस बात को समझिए, गरीब आदमी सस्टेन नहीं कर सकता। कितनी अजीब बात है कि भारत देश दूध के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, लेकिन पर कैपिटा दूध का जो यूज है वो बहुत कम है। इसका मतलब है हर एक पेट को दूध नहीं। देखिए बच्चे मेरी बात समझिए, मैं भी लगभग इसी बेल्ट का हूँ, मैं कोई इंग्लैंड से नहीं आया। क्या हमारे पूरे कल्चर में दूध का ज़्यादा रोल है? नहीं है, नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी एक कमी है, कहीं ना कहीं ये भी क्या है? एक कमी। आपके यहाँ देखिए, मान लेते हैं हम सक्षम हैं, वी आर एबल, हम यूज कर सकते हैं। आप लैपटॉप, मोबाइल, नेट, तरह तरह की चीज़ें एमिनिटीज की यूज करते हैं, आप अच्छे लाइफ स्टाइल में रहते हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है इसी एरिया में थोड़ा सा साइड चले जाओ तो बहुत दिक्कत है? लोगों के पास फूड भी सही तरीके से नहीं है, लिविंग भी सही तरीके से नहीं है। इसका मतलब कमी बहुत है। तो आप सोचिए कि अगर इतना महंगा दूध होगा तो लोग कैसे खाएं? कहाँ बच्चे को मिलेगा? समझिए, इसका मतलब मुझे क्या लगता है कि अगर दूध महंगा हो भी, कितना भी महंगा, मुझे नहीं लगता कि 25-30 रुपए से ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। या गवर्नमेंट कोई ऐसा सेंटर बना दे जहाँ जो गरीब तबका है, बीपीएल, वाकई बहुत गरीब, वही वहाँ से ले पाए। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की जगह बहुत गहरी है। एफिलिएट आदमी जाकर लाइन लगा देगा, कार्ड बनाना बीपीएल का कितना टाइम लगता है पता है? एक्चुअली क्या है, आपको चीजें मिलती हैं लेकिन उसको सही जगह नहीं पहुंच पाती। मुख्यमंत्री दाल भात योजना 5 रुपए में खाना,
ये चल रहा है। मैं एक जगह एग्जाम देने गया था, मैंने ये देखा तो मैं भी रुका रहा कि चल इसी से मैं भी खाता हूँ, जरा देखता हूँ। तो मैंने ये सोचा कर मैं तो सक्षम हूँ होटल में खाने का, फिर भी मन में था कि नहीं, 1 से 2 बज गए, वो दुकान नहीं खुला, मैंने होटल में खा लिया। फिर मैंने उसी समय सोचा 2 बजे दुकान नहीं खुला, कौन आएगा खाना, किसको खिलाया जाएगा, फंड कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा ये फंड जो सरकार ने दिया था, कहाँ है वो दुकान, किसके अंदर है, क्यों नहीं खुला वो दुकान, क्यों नहीं गरीब को खाना मिला, कहाँ गया ये पैसा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो एफसीआई की गेहूं और चावल आ रहा है, कहाँ गया ये, किसके गोदाम में गया, कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। मानो मेरी जगह कोई अक्षम आदमी होता है, गरीब झाड़ू पोछा लगाने वाला, वो खड़ा होता है इस आस में कि दुकान खुलेगा, मैं 5 रुपए का गेहूं चावल वो खाना खाऊंगा, कौन देगा उसको खाना। बात छोटी है पर इसका अर्थ कितना है बच्चे, बात तो छोटी है पर इसका अर्थ कितना बड़ा है। 5 रुपए की बात नहीं है, बात उनकी है जो उसके लिए वहां खड़े हैं, जिनके लिए 5 रुपए भी बहुत बड़ी बात है। वो उनका जिम्मेदारी कौन लेगा भाई, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई। आपको तो चलो समझ में आता है, इन्फ्लुएंस है, जो नहीं है उसका, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे जो यहाँ बैठ कर पढ़ रहे हैं। कल को जब सिलेक्शन लेंगे तो बैठेंगे ना चेयर पे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आप लेंगे। समझ में आया, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसे लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा, आप लेंगे। आपको मिला है ये सर्विस, आप लेंगे गरीबों की जिम्मेदारी, वरना लोग जो है ऊपर ऊपर उड़ा देंगे, मजाक बना देते हैं गरीबों का। समझ में आया, चलिए यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा ये पूरा व्हाइट रेवोल्यूशन का एरिया होगा, और ये कैसा एरिया हो जाएगा, डेवलप एरिया हो जाएगा। ठीक है, लिखिए इट इज डेवलप एरिया, इट इज डेवलप एरिया, इट इज डेवलप एरिया। ठीक है, यहाँ तक तो एकदम सबको समझ में आया कि ये पूरा कैसा एरिया होगा, ये डेवलप ही एरिया होगा। एकदम समझ में आ चुका है, कोई कॉन्सेप्ट जुड़ते हुए। ठीक है, फिर लिखिएगा इट इज दोआब एरिया, DOAB, इट इज दोआब एरिया, DOAB, इट इज दोआब एरिया, DOAB, दोआब एरिया। दोआब अंडरलाइन कीजिए। आपसे 10 बार पूछा है, क्या आप में से कोई बच्चा जानता है व्हाट इज दोआब, दोआब क्या है, जानते हैं बच्चा, एनीबॉडी, आप बच्चे, दो क्या, दो आप क्या, दो आप कोई बच्चे कोई बात नहीं, गलत गलत ही सही, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, क्योंकि बेंच है। बताइए क्या, दो चीजों का मिलन, दो नदियों का मिलन, दो नदियों का मिलन। तो जहां मिलन हो रहा है पानी होगा, उसमें कौन खेती कर लेगा, उसमें कौन रह लेगा, नदी के मीटिंग पे कौन रहता है। देखिए सबसे बड़ी गलती क्या है, इतना पढ़ने के बाद भी आपको ये छोटा सा क्वेश्चन नहीं पता, व्हाट इज दुआ। दिस इज नॉट द नेगेटिविटी ऑफ योर्स, दिस इज नॉट नेगेटिव। मैंने पहले कहा आपकी नेगेटिविटी नहीं है कि आप नहीं जानते, नेगेटिविटी इस सेंस में है कि एक छोटा सा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है और आपको यही नहीं पता कि दुआ क्या है। याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा, पंजाब में अगर एक नदी बह रही है तो दूसरी नदी भी तो बहेगी, तो ये जहां नदी मिलेगी, ये तो मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट पे कौन रहता है, नहीं, दोआब किसको बोलिएगा, दो नदियों के बीच के जमीन। लिखिए दोआब इज लैंड बिटवीन टू रिवर्स, गलती मत कीजिए, दोआब इज लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दोआब इज लैंड बिटवीन टू रिवर्स, यानी दो नदियों के जो बीच का जमीन है बच्चे, आप उसी को क्या बोलते हैं, आप उसी को दोआब कहते हैं। कभी नहीं भूलिएगा, लैंड बिटवीन टू रिवर्स, तो जो दो नदियों का बीच है उसी को क्या बोलेंगे, दोआब, कभी नहीं भूलिएगा। यानी पूरा का पूरा क्या है, दोआब है। तो एक तो दो नदियों के बीच है, उस पर से जमीन भी ऊपर है, जमकर इरिगेशन करो, जमकर खेती करो। और देखिए पूरा ये व्हीट बेल्ट है, जबरदस्त गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा था व्हीट का। अच्छा, अब यहाँ की मेन रिवर कौन है, कौन बताएगा, विच इज द मेन रिवर ऑफ एयर, यहाँ की मेन नदी, मुख्य नदी, प्राइम नदी कौन है, सतलुज। देखिए बच्चे, आपका दिमाग में सतलुज आ रहा है, आप भूल गए कि मैंने कल की क्लास में कहा था कि भारत में 3 ही मेन रिवर, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो सतलुज की बात करें इधर की, तो इधर मेन नदी कौन है, इंडस है। तो यहाँ की मेन नदी कौन है, ठीक है, इंडस इज द प्राइम रिवर हियर,
Indus is the prime river here. Indus is the prime river here. Indus is the prime river here. Indus is the prime river here, and its tributaries, and its tributaries, and its tributaries, and its tributaries, and its tributaries. और कौन बचे इसकी tributaries? Like लिखिए tributaries like, ब्रैकेट में लिखिए N2S, ब्रैकेट में लिखिए N2S। समझ में आ रहा है बेटा? N2S, नॉर्थ टू साउथ। वेरी गुड। रो दूंगा, आना पड़ेगा उधर, भागना नहीं पड़ेगा। नॉर्थ टू साउथ, N2S लिखिए। अरे सीक्वेंस में बता रहा हूं, लिखिए झेलम, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। आ गया समझ में? तो देखिए सीक्वेंस बताया। तो बच्चे इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। क्या इन नदियों में पानी की कमी है? नहीं है ना? अच्छा है कि नदी, जमीन यहाँ बांगर है, और अगर जमीन खादर होती तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये पंजाब हरियाणा को गिफ्ट है कि यहाँ जमीन क्या है? ऊपर। समझ में आया? ठीक। अच्छा, अब बच्चे एटलस में आप लोग केयर कीजिएगा, यहाँ पर 3 तरह के द्वार, ठीक है बच्चे? देखिए ऑक्सफोर्ड वाले में द्वार है एटलस में। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? विष्ट द्वार। यहाँ क्या लिखा है? बारी द्वार। देखिए एटलस में लिखा है विष्ट द्वार और बारी द्वार। दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है ना? तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन उन्होंने सबसे पहले पूछा था रचना द्वार। क्या पूछा था? रचना द्वार। तो रचना द्वार देखिए एटलस में नहीं है, रचना द्वार एटलस में नहीं है, लेकिन 2 द्वार और है जो एटलस में है। एक का नाम क्या है बच्चे? बारी द्वार, और एक का क्या नाम है? विष्ट द्वार। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज रचना द्वार। लेकिन एटलस में रचना द्वार नहीं है, एटलस में है बारी द्वार और विष्ट द्वार। जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखिएगा, तीनों के आगे डैश दीजिएगा, आगे कुछ लिखवाऊंगा। BIST, अच्छा H हटा दीजिए। BIST विष्ट द्वार, BIST विष्ट द्वार लिख के डैश दे दीजिएगा तीनों को। फिर हम समझेंगे कि रचना द्वार क्या है, बारी द्वार क्या है और विष्ट द्वार क्या है। ऐसे ऐसे यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं बच्चे। हमें एक्चुअली क्या है, जब वर्ड ही नहीं पता तो हम कैसे समझेंगे? और ना आपको कोई बताने का तरीका है ना बच्चे, कैसे समझेंगे? तो चलिए लिखा आपने रचना द्वार, गुड। और वो 2 कौन लिखे? पे लिखना है, मतलब मैं रोकी ही नहीं क्लास से। रचना द्वार, बारी द्वार, विष्ट द्वार लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, लिख के डाल दीजिए BIST विष्ट द्वार। चलिए अब देखिए गेम दिमाग से कैसे करते हैं। मान लीजिए बच्चे मैं आप इसे समझता हूँ, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज रचना द्वार। क्या बेटा आप जानते हैं रचना द्वार क्या है? पहले आपने सुना पढ़ा? एनीबॉडी? नहीं, तो आपको नहीं पता रचना द्वार क्या है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा। लेकिन आप एटलस में देखिए लिखा है बारी द्वार और एटलस में लिखा है विष्ट द्वार। तो मान लीजिए अगर वो बारी द्वार और विष्ट द्वार पूछते हैं तो गलती तो नहीं करेंगे, गलती तो नहीं करेंगे, गलती हमारी है। हम इस चीज को नहीं देख रहे हैं, तो एटलस में प्रिंट होके आ रहा है और क्वेश्चन बहुत पहले पूछा है, लेकिन मैं तो तुरंत अपडेट करूंगा उस चीज को। तो बच्चे देखिए मैं आपसे 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर बनवा सकता हूँ बिना पढ़ाई और बिना पेन पेपर यूज किए, क्योंकि मैं खुद ही यूज नहीं करता, मैं आंसर निकाल देता हूँ। तो जैसे लिखा हुआ है बेटा रचना द्वार, पहले मुझे बताइए द्वाब का मतलब क्या है? 2 इनवर्स, 2 नदियों के बीच का जमीन। तो यानी 2 नदी के बीच का जमीन,
और क्या बोल रहा है, रचना द्वाब। तो बेटा र से कौन सी नदी का नाम हो रहा है, रवि, और च से चेनाब। तो रचना द्वाब का मतलब लैंड बिटवीन रावी एंड, तो लिख लो क्या सोच रही हो, इसमें क्या सोचना है, आए समझ में, लैंड बिटवीन रावी एंड चेनाब रिवर, लैंड बिटवीन रावी एंड चेनाब रिवर, CHENAB, रावी एंड चेनाब रिवर। अब पूछेगा रचना द्वाब क्या है, तो क्या बोलिएगा, रावी और चेनाब के बीच की जमीन। ठीक, चलिए बच्चे आप बताइए बारी द्वाब का मतलब। देखिए मैंने कुछ नदियों का नाम लिखवाया ऊपर, देखिए बारी द्वाब का मतलब ब्यास और रवि के बीच का जमीन, लिख लीजिए। देखो अपने आप तो ऊपर तो लिखवा ही दिया ना पहले नदी का नाम, लिखिए लैंड बिटवीन ब्यास एंड रावी रिवर, लैंड बिटवीन ब्यास एंड रावी रिवर, BEAS, लैंड बिटवीन ब्यास एंड रावी रिवर। आ गया समझ में। चलिए विष्णु द्वाब कौन बताएगा, सतलुज, लिख लो बस खत्म, लैंड बिटवीन ब्यास एंड सतलुज रिवर। देखा कि इंडियन ज्योग्राफी को कब नहीं समझने का, यहाँ पे ऐसे पढ़ने मानता पता नहीं चलता, लैंड बिटवीन ब्यास एंड सतलुज रिवर, लैंड बिटवीन ब्यास एंड सतलुज रिवर, कितना इजी है। अब आ गया समझ में, ठीक। चलिए अब इस मैदान से बाहर निकलिए, अब इस मैदान से बाहर निकलिएगा तो ईस्ट की तरफ जाइएगा, तो कौन सा प्लेन आएगा, तो कौन सा स्टेट आएगा, अब उत्तर प्रदेश आ जाएगा। आगे तो अब हम कहां आ गए, यूपी में, क्या लीजिएगा आ गए यूपी में। लिखिए नेक्स्ट, प्लेन ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, 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 प्लेन ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो कहां का प्लेन, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इसका दूसरा नाम लिखिए, और हाई गैंगेटिक और अपर गैंगेटिक प्लेन, हाई 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 और अपर गैंगेटिक प्लेन। आ गया समझ में बेटा, याद रखिए हाई ऊंचा, अपर मतलब भी ऊपर, तो वो हाई गैंगेटिक प्लेन कह देंगे, वो अपर गैंगेटिक प्लेन कह देंगे, या वेस्टर्न यूपी का प्लेन, तो आप इसी प्लेन की बात करेंगे। इसका मतलब है अब यूपी के प्लेन में आ गया, यहीं से क्वेश्चन डिस्टर्ब होगा। अब सभी लोग ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बदलेगा। आप अभी ठीक इसके पहले किस मैदान में थे, पंजाब हरियाणा, वहां कौन सी नदी प्राइम थी, इंडस, यानी आप इंडस नदी के प्लेन में थे। जब आप यूपी आते हैं तो किस नदी के प्लेन में आते हैं, गंगा। इसका मतलब है कि पंजाब हरियाणा को छोड़ते ही जैसे आप यूपी में आते हैं तो आप गंगा के प्लेन में आते हैं, यानी इंडस का प्लेन और गंगा का प्लेन। इसका मतलब इसको तीन तरह से बोलिए, पंजाब हरियाणा प्लेन या यूपी प्लेन, इंडस रिवर प्लेन या गंगा रिवर प्लेन, या इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ऐसे बोलिए। क्वेश्चन है इनको कौन अलग करता है, ये क्वेश्चन आया, इनको कौन अलग करता है। इसका मतलब है पंजाब हरियाणा के मैदान को गंगा के मैदान से, यूपी के मैदान से कौन अलग करता है, या इंडस रिवर सिस्टम को गंगा रिवर सिस्टम से कौन अलग करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कैसे जवाब देंगे। अच्छा एक बात बताइए, पानी हमेशा किस पे रहता है, स्लोप पर, ढाल पर, इतना तो पता है। अब देखिए इसके आंसर को आपके सामने निकालता हूँ, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता। देखिए बच्चे ध्यान से अगर आप लोग केयर कीजिएगा तो सबसे पहले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने नॉर्थ इंडिया बनाया। तो नॉर्थ इंडिया में देखिए यहां से कौन निकला, इंडस, और इंडस किस तरह से बह रहा है,
तो जो इंडस बह रहा है वो किस तरफ बह रहा है? वेस्ट की तरफ। यहां से निकली गंगा और ये क्या है? गंगा नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी है बच्चे? इंडस। ठीक है, और ये कौन सी नदी है? गंगा। और गंगा किधर बह रही है? ईस्ट की तरफ। यानी एक नदी ऐसे बह रही है और एक नदी ऐसे बह रही है, तो पानी हमेशा किस पे बहेगा? स्लोप पर। इसका मतलब यहाँ कुछ ऊंचा है, ऊंचा है तभी तो एक स्लोप इधर बना और एक स्लोप इधर बना। तो यहाँ कौन है ऊंचा? अरावली। कौन है ऊंचा? अरावली। तो बताइए गंगा रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम को कौन अलग करता है? अरावली। गंगा के मैदान और इंडस के मैदान को कौन अलग करता है? अरावली। पंजाब हरियाणा मैदान और यूपी बिहार के मैदान को कौन अलग करता है? अरावली। इसलिए अरावली को कम मत सोचिएगा, अगर अरावली नहीं होती तो गंगा कभी भी इधर नहीं आ पाती। लिखिए, ऐसे घुमा देंगे, नोट में लिखिए एरोटी। समझ आ रहा है? तब पता चलेगा बच्चे लॉजिकली आंसर निकालना। नोट में लिखिएगा, जैसे बोलूंगा वैसे लिखिएगा। लिखिएगा इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और इंडस प्लेन, इंडस रिवर सिस्टम और इंडस प्लेन और पंजाब हरियाणा प्लेन और पंजाब हरियाणा प्लेन एंड गंगा रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम और गैंगेटिक प्लेन और यूपी प्लेन, यूपी प्लेन, यूपी उत्तर प्रदेश, यूपी प्लेन इज separated by Aravalli Plateau, is 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 separated by Aravalli Plateau। तो बच्चे भूलिएगा नहीं, यही अरावली प्लेटू है जो दोनों मैदान को क्या करता है? अलग करता है। एकदम क्लियर हो गया? ठीक। अभी नोट में ही एक और पॉइंट लिखिए, इतनी जल्दी डब्बा नहीं बनाना था। गुड, चलिए एक और पॉइंट लिखिए। ठीक है, लिखिएगा 51% पार्ट ऑफ टोटल प्लेन, 51% पार्ट ऑफ टोटल प्लेन। कितना पार्ट बच्चे? 51, पूरे मैदान का 51% पार्ट ऑफ टोटल प्लेन is found in 51% part of total plane is found in Uttar Pradesh, is found in उत्तर प्रदेश। एक बात सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे मैदान का 51% यानी आधे से भी ज्यादा अकेला किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश। समझ में आया? प्लीज इन दोनों बातों को याद रखिएगा। चलिए, किस मैदान में थे हम लोग? हाई गैंगेटिक प्लेन, अपर गैंगेटिक प्लेन या वेस्टर्न यूपी प्लेन। चलिए अब इस प्लेन में शुरू करते हैं पढ़ना। तो सोचिए, हाई का मतलब क्या है? ऊंचा। अपर का भी मतलब ऊंचा। तो कौन ऊंचा था? बांगर। यानी एक ऐसा एरिया है बांगर, लो पूरा कॉन्सेप्ट जुड़ गया, कुछ भी नहीं रखना, ये इट इज बांगर एरिया। देखिए हमने पूरा कॉन्सेप्ट जुड़ गया, इट इज बांगर एरिया। कितने भी बड़े ज्योग्राफी में टकरा जाए, डिस्कस कर लीजिए, हमेशा आप ऊपर ही रहेंगे। मेरा एक खुद का बनाया हुआ रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, मेरे स्टूडेंट को कोई नहीं तोड़ सकता। समझ में आया? तो आप लोगों को कैसे तोड़ देगा? इज इट क्लियर? याद रखिए, युद्ध सेना जीतती है, नाम सेनापति। क्लियर है? मेहनत ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने सभी लोग क्या कीजिएगा कि ये क्या है? आपको बांगर एरिया है, इसका मतलब है जमीन ऊपर है, फ्लड नहीं आएगा, अच्छी एग्रीकल्चर होगी,
ग्रीन रेवोल्यूशन होगी, तो देखिए वेस्टर्न यूपी में क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया, लिखिए इट इज ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया। फिर वो ऑपरेशन फ्लड में लिख लीजिएगा। मैं इस एरिया में 2.5 साल 3 साल पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे पता ही है। गुरुजी राम जी राम एकदम ऐसे। और एक तो और कमाल, एक तो रोड भी मिला गुरुजी राम जी राम आज गुरुजी ना कुछ नाश्ता करो, हमें नहीं क्लास लेने जाना, तो ऐसे हाथ रखा, अरे आओ गुरुजी मैं चाय कर दूंगा आज एकदम कह रहे हैं यहाँ के लोग जो है मेरठ वगैरह गए हैं जाने रहे हफ्ती में एक से वहाँ भी सब करामाती, लेकिन हाँ साफ दिखता है पूरा एग्रीकल्चर डेवलपिंग ये दिखता है, क्लियर है। तो सब लोग याद रखिएगा कि ये क्या है बच्चे, ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया है। फिर लिखिए ऑपरेशन फ्लड, तुरंत जोड़ते जाइए, जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन जोड़िए वहाँ ऑपरेशन फ्लड जोड़िए, ऑपरेशन फ्लड भी जोड़िए, डेवलप एरिया वीक एग्रीकल्चर यहाँ जोड़ते चलिए, डेवलप एरिया वीक एग्रीकल्चर, डेवलप एरिया वीक एग्रीकल्चर यहाँ पर है। अच्छा यहाँ की मेन नदी गंगा, अब तो शुरू हो गई, लिखिए मेन रिवर इज गंगा, मेन रिवर इज गंगा एंड मेन रिवर इज गंगा एंड मेन रिवर इज गंगा एंड, और नदियों का नाम लिखिए, लिखिए यमुना, मेन रिवर इज गंगा एंड यमुना, कॉमा हिंडन HINDN हिंडन, गाजियाबाद एक नाला है करण नदी का, हमने नाला बना दिया हिंडन HINDN हिंडन। फिर लिखिए चंबल, चंबल नाम तो सुना होगा, गुड, चंबल, बनास, बनास, बनास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर लिखिए इट इज गंगा यमुना दोआब, यहाँ किस चीज का दोआब है बच्चे, ये गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब, ये क्या है बच्चे, गंगा यमुना दोआब है, DOAB दोआब, गंगा यमुना। चलिए इस यूपी से मैदान से आगे निकलिए, ठीक है बच्चे। एक चीज क्लियर कीजिएगा, नजर की बात होती है, सभी लोग ध्यान से रखिएगा, जब आप इस मैदान में आते हैं तो इस मैदान में ये रंग देखते हैं हल्का है, और देखिए इधर रंग गाढ़ा होते जा रहा है, दिख रहा है ना, तो अपर इसका कुछ पानी थोड़ा कम है, और जहां पानी बढ़ रहा है देखिए रंग कितना डार्क हो रहा है, इस तरह से नक्शे को पढ़ा जाता है। तो देखिए यहीं पर क्या लिखा है, रोहिलखंड प्लेन, यानी वेस्टर्न यूपी के मैदान को एक और नाम क्या दिया गया है, रोहिलखंड प्लेन। देखिए इट इज आल्सो कॉल्ड रोहिलखंड प्लेन, रोहिलखंड प्लेन और रोहिलखंड प्लेन एंड, देखो बेटा अवध प्लेन लिखा है कहीं, अवध, अवध का मैदान लखनऊ में वैसे दरिशा है ना, ठीक है। देखिए जैसे हाँ देखिए देखिए सभी लोग क्या लिखा आपने, रोहिलखंड प्लेन ब्रैकेट में W लिखिए, यानी वेस्ट की तरफ क्या है, रोहिलखंड प्लेन एंड अवध प्लेन AVADH एंड अवध प्लेन, ब्रैकेट में E लिखिएगा, यानी ईस्ट की तरफ क्या है, अवध प्लेन, दिखा ना बच्चे, देखो कैसे नंबर दिया है। तो इस बात को सब याद रखिएगा कि जो रोहिलखंड प्लेन इधर हो गया वेस्ट की तरफ, और ईस्ट की तरफ जब हम आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, वही अवध प्लेन, यानी लखनऊ तरफ से पहले का ये पूरा बेल्ट है अवध, इतिहास में तो जान ही रहा अवध का नवाब वाजिद अली शाह, इज इट क्लियर। तो याद रखिएगा कि यही है आपका रोहिलखंड प्लेन, और फिर क्या है, अवध प्लेन। तो हमने इसको समझा। अब वेस्टर्न यूपी से जब हम आगे जाएंगे तो किधर आएंगे, ईस्ट की तरफ आएंगे। तो नेक्स्ट लिखिए मिडिल गैंगेटिक प्लेन, याद रखिएगा मिडिल का है मैंने बीच का। नेक्स्ट क्या बोले, मैं बता रहा हूं क्या बोला, ये क्या इतना बड़ा अवध दिख रहा है, यहां नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, अच्छा लिखिएगा आप लिखा मिडिल गैंगेटिक प्लेन, मिडिल गैंगेटिक प्लेन, और दूसरा नाम लिखिए और ईस्टर्न यूपी एंड बिहार प्लेन, ईस्टर्न यूपी एंड बिहार प्लेन, ईस्टर्न यूपी एंड बिहार प्लेन। तो सभी लोग याद रखिएगा यही है ईस्टर्न यूपी एंड बिहार प्लेन,
और इसी को क्या कहा गया है, मिडिल गैंगेटिक प्लेन। मिडिल गैंगेटिक प्लेन ईस्टर्न यूपी एंड बिहार में, यानी जो मिडिल गैंगेटिक प्लेन है बच्चे, उसी को आप क्या बोलते हैं, ईस्टर्न यूपी एंड बिहार प्लेन। भूलिएगा नहीं, मिडिल गैंगेटिक प्लेन ही क्या है, ईस्टर्न यूपी एंड बिहार प्लेन। ठीक, अच्छा यहाँ पर भी जैसे मैं पहली लाइन बोलूंगा तुरंत अपने दिमाग में सोचिएगा क्या यहाँ पे सोच आएगा। लिखिएगा, इट इज तराई एंड खादर एरिया। इट इज तराई एंड खादर एरिया। कुछ समझ में आया आप लोग? तराई भी मिला और खादर भी मिला। तराई एंड खादर, ये HADAR। इट इज तराई एंड खादर एरिया। तो भूलिएगा नहीं बच्चे कि ये तराई एरिया है और तराई एरिया के साथ ये कैसा एरिया है, ये खादर एरिया भी है। तो इसका मतलब है तराई और खादर बाढ़ मिलना शुरू हो गया। तो क्या पूर्वी यूपी और बिहार में बाढ़ नहीं आती? लिखिए, इट इज फ्लड एरिया। देखिए अपने आप बनता चाहेगा, लिखिए बेटा, इट इज फ्लड एरिया। फ्लड एरिया, फ्लड एरिया, एग्रीकल्चर एरिया। कौन सी फसल? राइस। पूरा राइस कल्चर शुरू हो गया। तो जानते हैं कानपुर रेलवे स्टेशन जब मैं पार करता हूँ अपने घर आने के लिए दिल्ली से, एकदम भाषा भी बदल जाती है। इधर खड़ी बोली और कानपुर पार करे तो वो शुरू के भोजपुरी वाला स्टाइल आना शुरू हो जाता है। तो लिखा आपने राइस कल्टीवेशन, ठीक है, फिर भोजपुरी वाला स्टाइल का वो ठीक बात, ठीक पूरा स्टाइल यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ से आपका राइस कल्टीवेशन शुरू हो गया और ये फ्लड एरिया हो गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू क्लास। रिवीजन करके आइएगा। और देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जैसे प्लेन खत्म होगा, इस ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होगा प्लेन। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टिपिकल, सुन लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टिपिकल। लेकिन मैं यहाँ इंटायर क्लास में पूरे समाज के सामने खड़े होकर बोला हूँ, 0 से इजी बना दूंगा, 0 से इजी। बस इसीलिए हर चीज को अच्छे से रिवीजन करते रहना है। समझ में आया? थैंक यू क्लास। और जो चीफ गेस्ट है उनको रहने दीजिए, हाँ लोग कंटिन्यू है, कंटिन्यू रहिए ताकि कॉन्सेप्ट में बिगड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए।